चंबल फर्टिलाइजर का। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी, आज का प्रेफर्ड ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, आज का प्रेफर्ड ट्रेड है डालमिया भारत। डालमिया भारत इज लाइक लास्ट 7-8 डेज से हम देख रहे हैं अपने 20 डेमा और 10 डेमा पर कंसोलिडेट करता हुआ दिखा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में मैकडी पर एक पॉजिटिव सिग्नल आया है, सो आई बिलीव आज ये फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। ऑन अ वीकली चार्ट टू काफी अच्छे से प्लेस्ड है। इवन ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम इसने एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन डेवलप किया है, सो आई बिलीव ये फर्दर एक्सटेंड होगा 1906-1910 के लेवल्स के लिए। आपको डालमिया भारत पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 1870 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, वेयर इज ये बाय रिकमेंडेशन तब तक हम होल्ड करेंगे जब तक निफ्टी पर भी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स बने हुए हैं। इज लाइक 18,340 18,300 के लेवल्स के ऊपर हम मेंटेन हैं, तो कीपिंग दैट इन माइंड ये बाय ट्रेड तब तक हम जोन में रखेंगे एंड कीप स्टॉप लॉस ऑफ द 1870। डालमिया भारत में खरीदारी करने का कॉल 1910 तक के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए। अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी, आप भी बीका जी लव करते हैं क्या? जी एकदम अमित जी बोलने का एकदम से क्लिक करा। अमित जी, आज का स्टॉक पिक क्या है भाई? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मुझे एफएमसीजी सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। अगर एफएमसीजी सेक्टर का अगर हम एक ब्रेकआउट और रिटेस्ट रजिस्टर हुआ है, कल की जो एफएमसीजी इंडेक्स की जो कैंडल है दैट इज क्वाइट अ बुलिश कैंडल, जो 10 डेमा के ऊपर जाके बंद हुई है। एक ब्रेकआउट रिटेस्ट का ट्रेड पूरे इंडेक्स में बन रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निफ्टी एफएमसीजी विल आउट परफॉर्म। तो इसी सेक्टर से मुझे एचयूएल का चार्ट काफी अच्छा लग रहा है। एचयूएल में हमने देखा कि लास्ट वीक थर्सडे और फ्राइडे को इसने एक रेस्ट लिया अपने 20 डेमा पे, और कल हमने एक बुलिश कैंडल देखी जो कि लगभग अपने 10 डेमा के ऊपर जाके कन्विंसिंगली क्लोज हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है एचयूएल में मोमेंटम रहेगा। इसके टारगेट्स रहेंगे 2785 के और स्टॉप लॉस रहेगा 2680 रुपए का। एक्चुअली अगर आप देखें, आपकी आज की बाय कॉल है, और जैसे कि मैं कह रहा था कि 3 स्टॉक जिनका पूरा समर्थन निफ्टी को मिला था, वो था इसमें एचयूएल, रिलायंस और एक एचडीएफसी। कल एचयूएल 2718 की रेंज में क्लोज हुआ है, याद रखिएगा। मैं इनफैक्ट थोड़ा सा अपने डेटा को यहां फिल्टर कर लूं। एचयूएल का 2718 का क्लोज ये इनफैक्ट CY20 का हाईएस्ट लेवल था आशीष। पर एफएमसीजी में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है कि पूछिए मत कि प्रमोटर भी माल बेचने आ रहे हैं अब, है ना। उस पर बात करेंगे कुछ देर में, लेकिन हमारे साथ राजेश पाल भी एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़े हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कन्विक्शन कॉल रहेगा फाइनेंशियल से, और उसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे बाय करने की सलाह रहेगी। कल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एक अच्छा मोमेंटम बना था, और कल एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का भी सेटअप देखें तो एक 2 दिन के करेक्टिव मूव के बाद कल एक वापस यहाँ पे बाइंग एक्शन कल अच्छा बनते हुए दिखा है। स्टॉक 400 के ऊपर कंटिन्यूस बेसिस पे होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का मोमेंटम आज कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। फ्यूचर्स बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें 422 रुपए से 426 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे करीब 405 रुपए के आसपास। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर बाय करने की सलाह है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने का कॉल। लेवल स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस बीच जियोजीत से गौरांग सर जुड़ते हुए। गौरांग सर सुप्रभात। गौरांग सर, आज का प्रेफर्ड आइडिया, फंडामेंटली कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है आप लोग को? धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को हमारे तरफ से। फाइनेंस और बैंकिंग काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर लगता है हमें, क्षेत्र लगता है, और उसी विचारधारा के आधार पर अगर मुझे कोई एक छोटी निजी क्षेत्र की बैंक को पसंद करना हो तो 136 के आसपास मेरे ख्याल से कल फेडरल बैंक का क्लोजिंग आया था, बंद हुआ तब भाव 136 के आसपास था। और जो नतीजे पिछले तिमाही के आए और उसके आधार पर जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी है आशीष, हमें लग रहा है कि आने वाले नतीजे काफी सकारात्मक आएंगे, और उसका एक बेहतरीन रुझान आपको आंकड़ों पे दर्शाता हुआ नजर आएगा। अगर थोड़ी विचारधारा लंबी अवधि की है तो यहां से नीचे के तरफ के दायरे कम, और अगर आप मुझे लक्ष्य पूछ रहे हैं
तो लक्ष्य के रूप में मुझे लग रहा है कि कम से 175 से 180 तक के लक्ष्य आपको लंबी अवधि में बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। 175 180 लंबी अवधि में बहुत ही आसानी से फेडरल बैंक में मिलते हुए नजर आएंगे। यह है फंडामेंटल एक पसंदीदा स्टॉक जिन्हें इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। चलिए आज के टॉप 10 का क्विकली, टॉप कॉल्स का क्विकली एक रिकैप। गाबा सर ने दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की बात करी है 2640 के टारगेट्स के लिए, पर रिलायंस की बात हुई तो इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अगर कोई ट्रेड लेने का मन हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट कर ले। साथ में आपको दिख रहे थे मानस ने चुना है आज फिर से चंबल फर्टिलाइजर। कल का सेल बढ़िया प्ले आउट हुआ, वायदा का टॉप लूजर बना, अभी और दबाव बचा है। 294 तक के टारगेट्स के लिए बेचने के मौके, 300 का चाहे तो पुट भी खरीद सकते हैं। फेडरल बैंक, यह है गौरांग साहब की सबसे प्रिफर्ड फंडामेंटल पिक। लंबी अवधि में आसानी से 175 180 तक जाने का दमखम। कविता जी ने दालमिया भारत में दाव लगाया है, खरीदारी करने का कॉल है और शायद 1910 ये टारगेट्स, प्लेट फ्लिप करिए, 1910 के टारगेट्स कविता जी को नजर आते हैं। अमित ने HUL पे दाव लगाया है। FMCG उनका मानना है स्वीट स्पॉट में जा रहा है और उसकी दिग्गज कंपनी सबसे प्रिफर्ड प्लेस्ड है। 2785 तक के टारगेट्स यहां पर। और पालविया साहब ने LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसमें खरीदारी करने का कॉल दिया है। यह हो गया आज के सारे प्रिफर्ड पिक्स। और अब आपको आपकी स्क्रीन पे वो खबरों वाले स्टॉक्स पे जाने की बारी होगी। हर्षदा भी नजर आएंगी, साथ में यतिन भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पहले यतिन के पास जा रहा हूं। CNBC आवाज की एक एक्सक्लूसिव, जो वीरू ने बात छेड़ी थी FMCG स्वीट स्पॉट पे, प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं। यतिन के पास पूरी डिटेल्स एक्सक्लूसिव। यतिन हाय, गुड मॉर्निंग, क्या पिकअप किया आपने? गुड मॉर्निंग। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमको ये खबर आ रही है कि डाबर में आज एक ब्लॉक डील हो सकती है जिसमें प्रमोटर्स अपना एक छोटा हिस्सा बेच सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम ब्लॉक डील की वैल्यू की बात करें तो करीब $100 मिलियन यानी 800 करोड़ रुपए के शेयर्स शायद प्रमोटर्स बेचने की इच्छा कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन जो है प्रमोटर्स के लिए मैनेज कर रहा है और येस्टरडे के क्लोज से 2 से 4% तक का डिस्काउंट आपको यहां ब्लॉक डील में ऑफर किया जा सकता है, ऐसा सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं। ऑब्वियसली ये साफ अभी तक नहीं है कि प्रमोटर्स टिपिकली इस धनराशि का क्या करेंगे, किस हिसाब से यहां निवेश होगा या किस हिसाब से वो अपनी लिक्विडिटी मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन करंटली लगभग 67.4% हिस्सा जो है वो प्रमोटर्स के पास है और कहीं ना कहीं एक छोटा हिस्सा वो यहां मोनेटाइज करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली डाबर है, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, तो 800 करोड़ का ब्लॉक कोई बड़ा ब्लॉक नहीं है। डिमांड ठीक ही ठाक है, ऐसा सूत्र हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन आज सुबह दिखा रहे हैं। गौरांग सर, कोई आइडिया ये 800 करोड़ रुपए का प्रमोटर्स क्या करने वाले? ये डाबर पे क्या बन रहा है? बस भी बहुत कम जानकारी है कि 800 करोड़। पहला देखिए आशीष, मैं दूसरी तिमाही में ये लागत खर्च को लेकर के और वॉल्यूम्स में डिग्रोथ को लेकर के काफी कुछ चिंताएं थी। तब भी जियोजित फाइनेंशियल्स में खरीदारी की राय बना रखी थी। FMCG क्षेत्र में खास करके डाबर, इनके पास करीबन 250 से ज्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है और हर तिमाही में ये नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और कस्टमर लॉयल्टी जिस तरीके से इनके प्रोडक्ट्स पे है वो काफी सर्वोच्चम स्तर पर है। और ये देखिए, कोई अगर प्रमोटर बेचता है या कोई बड़ा निवेशक बेचता है तो ये खबर को लेकर के छोटी अवधि में किसी भी तरह का असर आ सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक। लेकिन इससे बुनियादी तर्क में मेरे ख्याल से कामकाज में, ये मेरी सोच और विचार रहा है, कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ कारणवश बेचते होंगे हिस्सेदारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, FMCG क्षेत्र पर खरीदारी की राय है और डाबर पर भी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के। फंडामेंटली तो डाबर पे खरीदारी करने की राय। FMCG स्वीट स्पॉट में चार्ट्स वाइज ये अमित सेठ साहब ने ब्यूटीफुली हाईलाइट कर रखा है। अब होने दीजिए लार्ज ट्रेड, उसके बाद आज के स्टॉक के बिहेवियर के बाद टेक्निकल राय ले लूंगा। लेकिन ये एक बड़ी खबर आज की CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव कि डाबर के प्रमोटर्स 800 करोड़ रुपए तक की इक्विटी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। कल की क्लोज से 2 से 4% के डिस्काउंट पे शायद ये सौदे होते हुए नजर आए। डाबर हो गया रेडार पे। हर्षदा, इसके अलावा आज कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज?
आज स्टर्लिंग एंड विल्सन भी रेडार पर रहेगा। ओएफएस के जरिए दरअसल प्रमोटर्स यहां पर कुछ स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। माना जा रहा है करीब करीब ये ओएफएस आएगा 270 रुपए प्रति शेयर पर। 3.5% स्टेक इनफैक्ट ऑफलोड होता हुआ दिखाई देगा और ये आज और कल यानी कि 20 और 21 दिसंबर को ओएफएस खुला रहेगा। शाहपुर जी पालन जी और खुर्शीद दारूवाला अपना कुछ हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे, तो ये स्टॉक भी आज रेडार पर रखें। इसके अलावा हिंदुजा ग्लोबल बायबैक पर बोर्ड बैठक थी, अप्रूवल आ चुका है। 60 लाख शेयरों का बायबैक कंपनी करती हुई दिखाई देगी। जो कुल अमाउंट खर्च करने को तैयार है वो 1020 करोड़ का है और बायबैक करीब करीब 1700 रुपए प्रति शेयर तक होता हुआ दिखाई देगा, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा आज जस्ट डायल भी रेडार पर रहेगा, जहां पर प्रोमोटर रिलायंस रिटेल कुछ 2% हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। रिलायंस रिटेल वेंचर्स जो दरअसल अच्छी खासी पोजीशन में है एज अ प्रमोटर या फिर शेयर होल्डर, उनको दरअसल कुछ स्टेक बेचना है नॉर्म्स को अडहियर करने के लिए, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को अडहियर करने के लिए, तो इसीलिए वो कुछ हिस्सा बिकता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आईआरसीटीसी में पिछले हफ्ते हमने देखा था सरकार ने अपना कुछ हिस्सा बेचा, लेकिन रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कि आईआरसीटीसी में दरअसल एलआईसी का स्टेक अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बढ़ा है और यहां पर जो स्टेक पहले 5% के आसपास था वो 7.3% पर आ चुका है, यानी कि लार्ज हिस्सा जो उस पर्टिकुलर डील में खरीदा गया है। सरकार ने जो स्टेक ऑफलोड किया, अनुमान यही है कि एलआईसी ने दरअसल वो स्टेक खरीदा, तो वो फिलहाल एक स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा एविएशन कंपनियों पर भी, क्योंकि कल दोपहर से हमने देखा था काफी मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दिया था। इंटरग्लोब एविएशन में अच्छी तेजी देखने को मिली थी और 11 महीने में घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक का जो आंकड़ा आया है उसमें हमने देखा है करीब 52% तक की वृद्धि है, लेकिन नवंबर महीने अकेले अगर आप देखेंगे तो वहां पर करीब करीब 11% तक का इजाफा देखने को मिला है। मार्केट शेयर 55.5% के आसपास इंडिगो का है। स्पाइस जेट का जो 7.3 था वो हल्का सा बढ़ा है, 7.5% पर आया और जो दूसरे इनकमेंट प्लेयर्स है, चाहे वो आपका विस्तारा देखिए वहां पर स्टेबिलिटी है, 9.3% का मार्केट शेयर। एयर इंडिया का मार्केट शेयर फ्लैट है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं, 9% के आसपास वो खड़ा है। कुछ बोर्ड बैठकें हैं, उस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। परसों यानी कि 22 दिसंबर को रैमको सिस्टम्स की बोर्ड बैठक है फंड रेस को लेकर, तो वो स्टॉक आप ध्यान में रखेंगे। और आईआरबी इंफ्रा की भी बोर्ड मीट होने वाली है अगले साल Jan 4 को और ये स्टॉक स्प्लिट कंसिडर करेंगे उस बोर्ड बैठक में। ये इंडिगो की टाइमिंग कुछ खराब हुई है क्या हर्षा? और इनका जो लेट हो रही है, ओटीपी बोलते हैं ऑन टाइम जो परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया कंपनी का। आपका वाला डेटा जो है वो अगले दिसंबर की रीडिंग में आएगा, नवंबर की रीडिंग में नहीं आएगा ना। अरे पूरा का पूरा दिल्ली एयरपोर्ट आपका इंडिगो से पटा पड़ा है भाई साहब। जहां तक देखो इंडिगो की एयरक्राफ्ट थोड़ी बहुत, तो 50% ज्यादा और इंडिगो इनफैक्ट अपना शेड्यूल भी बढ़ा रहा है, विंटर शेड्यूल कुछ और उड़ाने जोड़ रहा है। अच्छा, इस सबसे याद आया एक वो जो वीडियो जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा। वो कहते हैं ना फुटबॉल इज नॉट जस्ट अ गेम, एन इमोशन। वो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, नहीं दिखाएंगे डायरेक्टर साहब? ये देखिए, ये लियोनेल मेसी साहब का कटआउट पानी के अंदर। ये आप गई थी पानी में, लियोनेल मेसी दिखेगा क्या आपको पानी के अंदर? ये केरला में इनफैक्ट या लक्षद्वीप के ब्लॉगर ने किया है, हाँ उधर इन्होंने डाला है। अब वही, अब एक्चुअली हमारे ग्रुप में यही बात हो रही थी कि अगली बारी फिर लक्षद्वीप चलेंगे मेसी को देखने। मैं बताऊं केरला में आशीष, इस कोने से लेके उस कोने तक, समंदर के किनारे से लेकर पहाड़ तक, हर जगह मेसी के कटआउट्स लगे थे। वहां पे क्या था, हर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ना एक गैदरिंग थी, उसमें कटआउट्स लगे हुए थे। उसमें अगर आप देखें बिग स्क्रीन से मैच दिखाया जा रहा था। गजब दीवानगी थी केरला में। वो तो हमारे यहाँ क्या, हमारी तहजीब का हिस्सा है कि हम किसी को पैर नहीं लगाते, नहीं तो हम फुटबॉल में छा जाते। हमारी आदत है एक दूसरे की टांग खींचने की, इसलिए कबड्डी में हम चैंपियन ये तो हर्षदा ने स्टॉक्स बताए ना बहुत सारे, उनमें से एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे बातचीत कर ली जाए। आईआरसीटीसी, गौरांग सर, अब तो क्लैरिटी आ रही है। जो 2.5% ओएफएस था, 2.5% ग्रीन शू लेके सरकार ने 5% बेचा।
शायद लाजली LIC ने ही वो सब्सक्राइब करा है। इनका जो शेयर होल्डिंग है 5 से बढ़कर 7.25% पे पहुंच गई। तो यानी कि बाकी इंस्टीट्यूशन से ज्यादा डिमांड IRCTC को लेकर आ नहीं रही है और ये OFS भाव के नीचे भी स्लिप हो चुका है स्टॉक। कैसा प्लेस्ड है? आप लोग खरीद रहे हो IRCTC को? क्या नहीं? देखिए आशीष, जब IPO आया था तब IPO नोट द्वारा खरीदारी की राय थी और हमने कई बार IRCTC के ऊपर खरीदारी की राय दी है और मेरे ख्याल से ये एकमात्र ऐसा स्टॉक है भारतीय रेल से जुड़ा हुआ जो बहुत सारा कामकाज करता है भारतीय रेल के लिए। और जब सरकार ने और रेल मंत्रालय ने बहुत ही भारी मात्रा में वंदे भारत ट्रेन्स नई चलाने की बात की है और ऑलरेडी काफी सारी वंदे भारत ट्रेन्स का इंट्रोडक्शन हो गया है, उसके साथ साथ बाकी जो परिस्थिति है भारतीय रेल की वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से सुधर रही है। और मैं ये मानता हूं कि अगर टिकटिंग को छोड़ करके कि आप देखें आशीष, तो बहुत सारा कामकाज IRCTC करती है। और खरीदारी की तो राय बिल्कुल है, खाली एक ही है, लिस्टिंग के बाद जो तीव्र गति से चला था, मेरे ख्याल से 3000 या 4000 के आसपास भी पहुंचा था एक समय पर ये, और फिर कुछ डेवलपमेंट्स हुए और ये नीचे की तरफ के दायरे देखे हमने। लेकिन ये जो 675 680 के आसपास दाम है, मेरे ख्याल से अगर लंबी अवधि का नजरिया है और अगर आपको किसी भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनी में निवेश करना है तो IRCTC सबसे बेहतरीन स्टॉक होगा। IRCTC याद रखिएगा। इस खबर के मद्देनजर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चार्टी के लिए IRCTC अब थोड़ी खराब स्थिति में है और याद रखिएगा एक रेंज और एक रेंज बेस है और वो है 667। राजेश पालवे जी, एक बार आप IRCTC को देखिएगा थोड़ा सा, इसका वो ब्रेकडाउन लेवल क्या होगा। दूसरी बात, इसी मंच पे हमने लगभग 2 महीने पहले से रेलवे स्टॉक्स के बारे में बात करनी शुरू की थी। RVNL हो गया, उसमें रेलटेल हो गया, उसमें राइट्स हो गया, सब में एक सब्सटेंशियल मूव था। क्या आपको अब डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है क्या? अगर आप एक सीरियस पैसा बना चुके हैं, इनमें से एक एग्जिट किन किन स्टॉक से बन रहा है, थोड़ा सा ये बताइएगा प्लीज। तो विनय जी देखिए, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो वीक स्ट्रक्चर तो IRCTC का हुआ है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन बाकी स्टॉक्स जो हमने रेलवे से रिलेटेड देखे अभी भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हालांकि पिछले 2-3 वीक से जरूर एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग सभी स्टॉक्स में यहाँ पे बनते हुए दिखी, बीट RVNL और इकॉन हो या रेलटेल हो, सभी में हमने देखा कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे जरूर बनी है। बट हमें लगता है कि अभी भी इट्स टू अर्ली टू से कि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन या रेली अब यहाँ से फिजल आउट होते हुए दिखे कि अभी भी RVNL, रेलटेल और इकॉन, इनके स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि स्ट्रेटेजी ये होगी कि अब स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल कर ले। RVNL को अगर हम एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे 67 का स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखें, इसके नीचे फिसलता है तो एग्जिट ले। रेलटेल में स्टॉप लॉस अब जो होगा वो करीब होगा 128 के आसपास। लेकिन IRCTC का स्ट्रक्चर अभी वीक है और हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बना है, यहाँ थोड़ी वीकनेस हमें लगता है नियर टर्म में देखने को मिल सकती है। 660 इसके लिए एक इमीडिएट मल्टीपल सपोर्ट एरिया है जिसके आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसके नीचे फिसलता है तो हमें लगता है थोड़ा और सप्लाई यहाँ एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को फिर 630 620 की तरफ भी नीचे की तरफ लेके जा सकता है। तो अगर कंपेयर करें सारे स्टॉक्स में तो IRCTC एक वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी 660 इसका एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ शॉर्ट तो नहीं करना है, थोड़ा वेट करेंगे 660 को किस तरीके से ये प्ले आउट करता है लेवल को, उसके बाद यहाँ पे हमें रिव्यू करना होगा। रेलवे स्टॉक्स की बात हुई तो फिर एक सेक्टर और टच अपॉन करना जरूरी है। अभी सुबह हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि IT के लिए बहुत दिक्कतें हैं, नैस्डैक किस तरह से वीकली पॉइज्ड है, दिख रहा था कल इन्फोसिस TCS प्रेशर में। मानस, IT इंडेक्स स्टडी करा क्या? स्टॉक स्पेसिफिक छोड़ देता हूं, इंडेक्स कैसा प्लेस्ड है? देखिए IT इंडेक्स अभी भी दिक्कत में लग रहा है क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम क्लियरली दिख रहे हैं। अभी जो एक सपोर्ट था मेरे ख्याल से 28,700 के आसपास, उसको इंडेक्स ने ब्रीच किया है, उसके नीचे फिसला है। आई थिंक अभी वेट करना बेहतर रहेगा। खरीदारी करेंगे केवल 29,000 के ऊपर जब अगर सस्टेन करेगा IT इंडेक्स तभी यहाँ पर खरीदारी करेंगे, अदरवाइज ये डाउन ट्रेंड हो सकता है कि कंटिन्यू रहे। और अगर आप लार्ज कैप स्टॉक में देख लीजिए तो बहुत सारे इन्फी टीसीएस जैसे स्टॉक चार्ट पे अभी वीक लग रहा है। तो आई थिंक अभी इंतजार करना बेहतर है, शायद हमें लोअर लेवल्स IT इंडेक्स में देखने को मिलेगा। लोअर लेवल्स यहां से और IT इंडेक्स में देखने को मिलेंगे, यानी कि IT दिग्गजों में फिर इसका मतलब है थोड़ा सा प्रेशर और माउंट हो सकता है। थोड़ा सा कॉशियस रहिए अभी भी इस स्पेस को लेकर। बाकी स्टॉक्स पे आता हूं जो हर्षद ने मेंशन कर रहे थे। पहले यतिन के पास वापस चला जाए और जान लिया जाए ब्रोकरेजेस के रडार पे आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं या कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं।
देखिए आशीष, जहां तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, यहां आपको दिखेगा टेलीकॉम पे आज फोकस, क्योंकि जो सब्सक्राइबर डेटा आया है उसके बाद अगर हम बात करें जेफरीज की, तो इनको लगता है कि सब्सक्राइबर डेटा ठीक ही है, नंबर पोर्टेबिलिटी पे ज्यादा फोकस दिख रहा है, इसलिए चर्न है ओवरऑल इंडस्ट्री में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है कि आगे चलते हुए 5G एक बड़ा ट्रिगर है, और इनको लगता है कि हर Q4 में अगले 3-4 सालों तक आपको 10% की टैरिफ हाइक दिखाई पड़ेगी टेलीकॉम कंपनीज में। कहीं ना कहीं ये अजम्पशन पे वो यहां खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनकी बाय रेटिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे 3100 का टारगेट है, और होल्ड रेटिंग है भारतीय एयरटेल पे 855 का टारगेट है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो है नोमुरा का, JSW स्टील पे इनकी यहां बिकवाली की सलाह है, रिड्यूस रेटिंग है 570 के टारगेट के साथ। ऑब्वियसली करंट मार्केट प्राइस से दिखेगा आपको कि 200 रुपए की लगभग डाउनसाइड उनको दिखती है, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो 12वीं ऑपरेशंस है, यहां आपको ऑब्वियसली कॉस्ट सेविंग्स तो दिखेंगी, लेकिन जो वीकनेस है स्टील प्राइसेस में उसको लेके वो चिंतित है। ओके, ये रखिए स्टॉक्स रेडार पे। कुछ इंपॉर्टेंट और जो हर्षद स्टॉक्स मेंशन करते हैं उनकी भी चर्चा कर लेता हूं। ये ब्रोकरेज रेडार जो प्रेफर्ड आइडियाज थे, सबसे अच्छी रिपोर्ट जो थी वो यतिन ने आपके लिए मेंशन कर दी है। कविता जी, इंटरग्लोब एविएशन कल वाकई हर्षदा मेंशन कर रही थी कल दोपहर से हरकत में, कल क्लोज होते होते बढ़िया मूव्स एंजॉय करे। नवंबर का पैसेंजर डेटा बहुत स्ट्रांग आया इन कंपनीज के लिए। ये बात अलग है इनका थोड़ा सा मार्केट शेयर लूज हुआ, लेकिन चार्ट्स पे कैसा स्टैक्ड अप इंटरग्लोब नजर आता है? सो चार्ट्स भी काफी पॉजिटिवली प्लेस्ड है। इट्स लाइक आप देखिए 20 डेमा से इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग फॉर्मेशन बना है। द लास्ट 2 कैंडल्स काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन दिखा है। इवन ऑन इंडिकेटर जब हम RSI देख रहे हैं तो वो पॉजिटिवली प्लेस्ड है, मूविंग अपवर्ड। सो 2027 के लेवल्स पर फिलहाल है। मुझे लगता है इमीडिएट हाईज जो इस काउंटर के हैं वो है 2061 के। सो 2061 एंड फर्दर 2090 के लेवल्स की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है, अंटिल ये अपने 20 डेमा को संभाले हुए है, दैट इज 1960 के लेवल्स को। इस पर एक बाइंग अप्रोच रखी जा सकती है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है 2010 के स्टॉप लॉस से फर्दर इसे बाय किया जा सकता है और 2060 एंड 2090 के लेवल्स के लिए। जी हाँ, 2090 के लिए अगर आप देखें आप इसे ले सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट प्लेसमेंट है। कल आशीष इनफैक्ट जब रिलायंस ने वो फीफा वर्ल्ड कप के अगर आप देखें जो आंकड़े जारी किए, कितने लोगों ने देखा? फाइनल लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने देखा। अच्छा, इस बार क्या था? मैं खुद अगर आप देखें उस वक्त कैब से आ रहा था कहीं पर, मैच आप देख रहे हैं कैब में बैठकर, है ना, मोबिलिटी अगर आप देखें कितना, ये डेटा कल का इतना स्ट्रॉन्ग था कि फर्स्ट टाइम डिजिटल ने अगर आप देखें टीवी को क्रॉस कर दिया। अच्छी बात ये थी कि इस बार वेबसाइट पे जाइए, फ्री स्क्रीनिंग थी वहां पे, आप वेबसाइट खोलिए, लिंक खोलिए और शुरू हो जाइए मैच देखना कहीं पर भी। और यही कारण था अगर आप देखें कल इनफैक्ट आप जब रिलायंस का इंटरनेट चार्ट लेके आइए एक बार प्लीज, और एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे के आसपास, नहीं 1:15 बजे के आसपास वो डेटा आया था। उसके बाद देखिए एग्जैक्टली स्टॉक अगेन, देखिए मैं सिर्फ यहाँ पर डेटा बता रहा हूँ। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में, लेकिन दोनों टेलीकॉम स्टॉक्स बोथ भारती एयरटेल और रिलायंस कल डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जाके बंद हुए थे। आई थिंक ये डेटा, ये इवेंट और ये इवेंट का डेटा बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि अब सारे अगर आप देखें जितने मैचेस हैं आगे जाकर उनके, हम कहते थे डिजिटल राइट्स इतने महंगे क्यों बिके, इसलिए बिके थे इतने महंगे। गलत था। ठीक है, रिलायंस में तो खैर बात हो ही गई है, प्रेफर्ड पिक था किसी गाभासर का। आप अपने हॉट स्टॉक रेडी रखो। पालिया साहब, मैं पालिया साहब कह रहा हूं, अमित सेठ साहब के पास जाऊंगा। अमित जी, आप ना इस बीच एक काम करना, वो फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी का दिन, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स कैसा प्लेस्ड है, कहां एक्सपायरी लग रही है, कोई स्ट्रैटेजी वहां पे बनानी है, एक बार आप प्लीज चेक करके रखना। इतने पहले हॉट स्टॉक डिस्कस कर लिया जाए, कौन से रेडार पर रखने हमें हॉट स्टॉक्स में। आज देखिए जिन जिन स्टॉक्स की प्लेसमेंट है, पहला स्टॉक है जनाब, देखिए पहली चीज डिस्क्लेमर, ये कोई बाय कॉल नहीं है, सिर्फ जिन स्टॉक्स पे स्टैट्स अच्छे हैं, ओआई एडिशंस काफी स्ट्रांग है, कॉल्स में बाइंग थी, पुट्स में राइटिंग है, ये कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक हैं। पहले लेके आइए अदानी पोर्ट्स, अदानी समूह के स्टॉक्स की कैटेगरी में ये स्टॉक हालांकि कल चला भी काफी, और इसकी प्लेसमेंट याद रखिएगा बहुत ही स्ट्रांग है। अदानी पोर्ट्स कल कहां बंद हुआ? 892 पे इसने 50 डेमा के नीचे से पारी की शुरुआत करी, उसको रिगेन किया, 10 को रिगेन किया, 20 को रिगेन किया, डे हाई पे जाके क्लोज हुआ। उसके बाद एलएनटी, याद रखिएगा एलएनटी ऑल टाइम हाई पे गया था, उसके बाद थोड़ी सॉफ्टनेस आई थी, उस आई थिंक उसको सॉफ्टनेस ना कह के कहते हैं अ डिसेंट रिट्रेसमेंट, थोड़ा तर्क संगत गिरावट थी। उसके बाद कल 10 डेमा से
फिर उठ के डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जाके बंद हुआ। अभी भी अपने आप देखें ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसके बाद पावर ग्रिड, जैसा अदानी पोर्ट्स का चार्ट था एग्जैक्टली वैसे चार्ट है। ऑटो स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प, याद रखिएगा इसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है। और जब टीवीएस काफी साइडवेज रहा, जब आपका बजाज ऑटो सिंक हो रहा था, उस वक्त हीरो मोटोकॉर्प एक स्ट्रांग पुलबैक मोड में था और कल डे हाई पे जाके बंद हुआ। और आशीष, अभी मैं रिलायंस तो कॉस्ट में शामिल था, भारतीय एयरटेल ये एक और स्टॉक जिसमें सबसे स्ट्रांग मूव था, ह्यूज ओआई एडिशन। मानस, अदानी पोर्ट्स, एल&टी, पावर ग्रिड, हीरो मोटोकॉर्प और भारतीय एयरटेल, इनमें से क्या आप एक या दो स्टॉक्स पिक करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो अदानी पोर्ट पे ध्यान देना चाहिए। अदानी पोर्ट देखिए, कल भी मैंने मेंशन किया था कि अगर एक बार प्रॉफिट बुक करके 893 के ऊपर फिर से लेना चाहिए। और कल अगर आपको याद हो तो आखिरी में इसने स्टॉक ने 896 के लेवल्स को भी टेस्ट किया। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर आप अभी भी नजर रख सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। आई थिंक करंट लेवल्स पे अगर आज हमें 890 के ऊपर के भाव देखने को मिले तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 880 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 920 तक के स्तर आपको अदानी पोर्ट्स में जल्द देखने को मिल जाएंगे। ओके, अच्छा, इस बीच हेम सिक्योरिटी से आस्था जैन जोड़ी, आज जो आईपीओ खुल रहा है उस पर बस अभी चर्चा करने वाला हूं। लेकिन अमित जी, पहले आप वो फिन निफ्टी क्या लग रहा है सर देख के? आशीष जी, फिन निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। परसों थर्सडे के दिन हमने, फ्राइडे के दिन हमने एक डोजी कैंडल देखी थी और कल एक वापस रिवर्सल कैंडल देखा जिसने 10 डेमा के ऊपर क्लोज किया है, ऑलमोस्ट 10 डेमा को कट कर रहा है। तो ओवरऑल कोई भी डिप मिले तो इसे, मैं स्पॉट चार्ट की बात कर रहा हूँ जो भी 19,277 पे ट्रेड कर रहा है, जब तक 19,100 इंटैक्ट है मुझे लगता है कि कोई भी डिप मिले तो उसे बाय करना चाहिए। कल अच्छा खासा हमने इसमें लोअर स्ट्राइक्स में पुट बिल्डअप भी देखा और कॉल एंड बाइंडिंग्स देखी थी। ओवरऑल इसमें कल ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी फिन निफ्टी में काफी पॉजिटिव था, तो इसे डिप पे बाय करें। मेरे टारगेट्स इसके लगभग 19,400 से 19,500 के रहेंगे। ओके, ये हो गई आज इसकी एक्सपायरी, इसलिए इस पर अलग से बातचीत करी, वीकली एक्सपायरी का दिन। लेकिन चलिए, आज से अब एक और आईपीओ खुलने जा रहा है। एक और मतलब, कल से केफिन टेक्नोलॉजीज खुल चुका है, कल उसकी चर्चा हो चुकी। जो आज से खुलने वाला है वो एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी। आज खुलेगा, थर्सडे को बंद होगा। 234 से 247 रुपीज का प्राइस बैंड, 550 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। इस 550 में से 300 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है, 250 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है। बाकी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आती रहेंगी। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, आस्था बताएंगे आपको क्या करना है, हमको सब्सक्राइब करें या अवॉइड। आस्था, क्या लग रहा है? थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के तौर पे तो कोई अंबर, कोई डिक्सन, कोई सिरमा, काफी सारी कंपनीज हैं, ये कैसी प्लेस्ड है और आप लोग का हाउस कॉल क्या है? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखिए, हाउस कॉल तो सब्सक्राइब का है, दोनों पर्पसेस के लिए, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए लगाने की यहाँ पे राय है। बिल्कुल, देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है और इलेक्ट्रॉनिक ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें आपका एलईडी लाइट, फैन, स्विचेस वगैरह आता है। एक और चीज ये मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स है। बेसिकली ये काम में आता है जो भी आपके मिक्सर्स, ये ब्लेंडर्स वगैरह होते हैं या एयर कंडीशनर में, वो भी ये एक बनाते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो जो ओईएम और ओडीएम दो पार्ट्स हैं इनके बिजनेस के, तो ओडीएम से इनका जो कंट्रीब्यूशन है बिजनेस का वो तकरीबन 11% के आसपास है। अब मैं यहाँ पे ओडीएम की इसलिए चर्चा कर रही हूँ क्योंकि ओडीएम में ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और वहां पे मार्जिन्स काफी अच्छे होते हैं। तो कंपनी के यहाँ पे प्लान्स है कि जो अभी ये 11% से लेके 20% के बीच में है, ये आने वाले 2 सालों में 25% तक का रेवेन्यू यहाँ से आने लगेगा, जो कि मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस है। इनफैक्ट मार्जिन भी इनके देखे जाए तो बाकी पेयर्स से इनके अच्छे ही हैं, मेंटेन्ड ही है। उसके पीछे एक दो कारण है, क्योंकि कंपनी जितना भी यहाँ पे इन्फ्लेशन आता है रॉ मटेरियल प्राइस में, वो पूरा अपने कस्टमर्स को यहाँ पास ऑन कर देती हैं, बिल्स में वो डाल के देती हैं। सो ऑल इन ऑल मुझे ये जो बिजनेस है वो पसंद आ रहा है। वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, 26 के पीई मल्टीपल पे लेके आता है, तो मैं सब्सक्राइब करने की रेटिंग दे रही हूँ। लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद है और लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा जाए तो भी ये अच्छा एक काउंटर रहेगा। तो सब्सक्राइब की राय है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ। सब्सक्राइब किया जा सकता है, हेम सिक्योरिटीज का ऐसा मानना। आप कह रहे हो, ये मैं मिस कर गया, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आस्था? जी बिल्कुल, यहाँ पे लिस्टिंग गेन का भी अगर किसी का यहाँ पे इरादा है तो भी लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म रखने की भी इच्छा है तो भी इसमें लगाया जा सकता है। ठीक बात, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सुबह सुबह।
सब्सक्राइब का कॉल, लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म के लिहाज से दोनों पैमाने पर एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स एक थम्स अप आता हुआ आस्था और उनकी टीम की तरफ से। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। कल जब हम लोग निफ्टी बैंक चर्चा कर रहे थे, आपने इंट्राडे चार्ट्स आते हुए देखे थे, कल के कोटक महिंद्रा बैंक के जाते जाते बढ़िया मूव बनता हुआ नजर आया था उस स्टॉक में। मानस, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड कोटक? देखिए, कोटक में अभी हमें 2 दिन पहले वीकनेस देखने को मिली थी। स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, उसके नीचे फिसला था। कल पुल बैक देखने को मिला, लेकिन देखिए अभी कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आ रहा। आई थिंक 1875 जब तक ब्रेक ना हो, उसके ऊपर स्टॉक निकले नहीं, तब तक आपको खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी कल बना लिया था, तो आप एक स्टिक स्टॉप लॉस 1847 पे रखिए। अगर उसके नीचे जाए तो बिल्कुल निकलिए, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ सकती है और 1810 तक किस तरह आपको कोटक बैंक देखने को मिल सकते हैं। रही कोटक की बात, ऐसे ही कल जाते जाते अच्छे मूव्स बना के गया महिंद्रा एंड महिंद्रा का काउंटर। एमएनएम भी प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा डायरेक्टर साहब। कल बढ़िया मूव्स एमएनएम में 3.25% के उछाल के साथ सेशन का कल्मिनेशन किया। गावस्कर, महिंद्रा एंड महिंद्रा। मुझे लगता है एक अपू मिलना चाहिए। कल एक लास्ट सेशंस में लगा था कि एक अपू मिलेगा। 1278 1280 का एक स्टॉप लगा चले महिंद्रा एंड महिंद्रा पर, तो पॉसिबल है कि 1320 देखने को मिल सकते हैं। साइडवेज जोन है, एक अपटिक की जरूरत है। अगर शायद एक कुछ मिल जाए तो मेरे ख्याल से अपू मिल सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। बढ़िया, ये हो गई दोनों कल के अच्छे मूव्स वाले स्टॉक्स पे चर्चा। इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, मुनाफे की तैयारी को यहीं समेट रहा हूं, और आज मुनाफे की तैयारी का एंड वीरू करेंगे गावस्कर के व्हाट्सएप के स्टेटस के साथ। वर्ड्स ऑफ विजडम, आज का ज्ञान। मैं कल नहीं था इसलिए बोल नहीं पाया था, दिखा नहीं पाया था। ठंड, शर्म और वोलेटिलिटी जितनी महसूस करो उतनी लगती है। गावस्कर आप धन्य है, धन्य है। गावस्कर का वीकेंड का स्टेटस अपडेट था। वेरी गुड, थैंक यू। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक नहीं रहा, सॉरी, शो खत्म कर रहा हूं। पहला सौदा की शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। बाजार की कमजोर ओपनिंग के संकेत। एसजीएक्स निफ्टी करीब 65 पॉइंट नीचे। एशिया भी कमजोर, यूएस फ्यूचर्स में भी ऊपर से तेज गिरावट। डाबर के शेयर पर रखे नजर। ब्लॉक डील के जरिए प्रमोटर्स बेचेंगे हिस्सा। 4% डिस्काउंट पर 800 करोड़ रुपए के बड़े सौदे मुमकिन। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। आज खुलेगा स्टर्लिंग एंड विल्सन का ओएफएस। फ्लोर प्राइस 270 रुपए। इधर जस्ट डायल में रिलायंस रिटेल ओपन मार्केट के जरिए बेचेगी 2% हिस्सेदारी। आज फोकस में होंगे एविएशन शेयर। एक साल में करीब 52% बढ़ा घरेलू एयर पैसेंजर्स ट्रैफिक। नवंबर महीने में भी करीब 11% की रही ग्रोथ। स्वागत है आप सभी का पहला सौदा में। और जनाब, लगभग 657 से लेकर 859 तक कोई चीज बहुत बदली है तो वो है एसजीएक्स निफ्टी। पहले 23 था, फिर 33 हुआ, अब 93 अंक नीचे। धीरे धीरे अगर आप देखें तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन दिक्कत यह है लाल रंग में। रेस्ट ऑफ एशिया पेन में आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा। और निफ्टी की जो ट्रेजेक्टरी है, यस, हम अगर आप देखें उसे हिट करने वाले हैं करीब करीब 18383, 104 अंक नीचे एसजीएक्स निफ्टी। डाउ फ्यूचर्स याद रखिएगा, जो थोड़ी देर पहले अगर आप देखें कुछ ठीक ठाक संकेत दे रहे थे, वो बहुत संकेत अच्छे नहीं दे रहे हैं। इट्स 18278 जो शुरुआती टिक है। इसका मतलब यह है कि एग्जैक्टली जो कल की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी थी, आप उसको एक बार फिर से स्ट्राइक करते हुए 18319 जरा स्टॉक स्पेसिफिक रुझान देखते हैं। हम 105 अंक नीचे हैं, 95 अंक नीचे है निफ्टी पे 18327। स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है, क्या बैकफुट पे है? एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पे बहुत वाइल्ड है, शायद मैं इसको शायद बहुत समर्थन नहीं करता, बट स्टिल सबसे नीचे एचडीएफसी बैंक, देन इंडसइंड बैंक कल भी नहीं चला था, याद रखिएगा। एसबीआई लाइफ, आयशर मोटर्स कल का स्टार प्राइस परफॉर्मर। एक्सिस बैंक जो कि ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ था, थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। उसके बाद रिलायंस में थोड़ी सॉफ्टनेस है 9 रुपए की, और एशियन पेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्टनेस नजर आ रही है। स्ट्रेंथ है यूपीएल में, केमिकल बास्केट में। एलएनटी अगर आप देखें 2200 किस तरह को स्ट्राइक करता हुआ, और थोड़ा सा चंबा हो रहा है मुझको देखने में, बट इन्फोसिस 5 रुपए ऊपर। और बाकी एसबीआई में एक स्ट्रेंथ है, और पीवीआर लगभग 9 रुपए ऊपर। अवतार हर्षदा अवतार का इम्पैक्ट है। करीब 100 करोड़ तक की अर्निंग्स वीकेंड पे आती हुई दिखाई दी थी। आपने देख ली मूवी? नहीं, मैंने नहीं देखी। पहले मैं दृश्य निपटाऊंगा, उसके बाद अवतार देखूंगा।
इनफैक्ट वो लिस्ट लंबी होती जाती है, लेकिन एक लिस्ट जो आपके सामने हर रोज हम पेश करते हैं सुबह में 7:30 बजे, वो सीधा सौदा में आती है। 10 स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन की पूरी गुंजाइश बनती हुई दिखाई देगी, उसका एक रिकैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल 5 पैसे फिर मजबूती के साथ रुपए की शुरुआत होती हुई दिखाई दी है, तो 82.66 के आसपास रुपी ट्रेड कर रहा है डॉलर के मुकाबले। साथ ही देख लेते हैं यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन है। तो सोने में एक बार फिर खरीदारी देखने को मिली है, करीब 110 रुपए की बढ़त पर ये कमोडिटी खुली है। चांदी में भी चमक थोड़ी सी बेहतर, कल भी मजबूत शुरुआत हुई थी, आज फिर देखिए 186 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। और कच्चा तेल है जो थोड़ी सी स्थिरता दिखा रहा है, कच्चा तेल MCX पर हम देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी हरकत देखने को मिली है। तो ये फिलहाल वो दरअसल कमोडिटी मार्केट के ट्रेड्स जिस पर नजरें रहेंगी। निफ्टी आपके सामने 18,420, 419 के आसपास, यानी कि कल जहां पर हमने छोड़ा था वहीं पर शुरुआत होने के आसार है। कुछ समय देते हैं, लेकिन अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं सीधा सौदा का रिकैप। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम अब आप लोगों की स्क्रीन पर सिर्फ एक रेड है, वो है डाबर, जहां पे प्रमोटर्स 800 करोड़ रुपए का माल बेचने की तैयारी कर रहे हैं। कल की क्लोज से कहा जा रहा है शायद 4% के डिस्काउंट पे ये डील्स कल्मिनेट हो। हिंदुजा ग्लोबल का बायबैक का अपडेट आ गया। 1700 रुपए पे टेंडर रूट के जरिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कंपनी खर्च करेगी, इसीलिए ग्रीन। डीएफएम फूड्स की जो रिवर्स बुक बिल्डिंग हुई उसके अपडेट सामने आए, डीलिस्टिंग के लिए अच्छा प्रीमियम मांग रहा जा रहा है। देखते हैं, स्टॉक इन ग्रीन ट्रेड करना चाहिए शायद आज। बीपीसीएल की बोर्ड मीट है, कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं। स्पाइसजेट का जो नवंबर का एविएशन डेटा आया, एक तो डेटा इंडस्ट्री का स्ट्रॉन्ग, और उसमें स्पाइसजेट ने थोड़ा सा मार्केट शेयर भी कुछ गेन करके दिखाया। एनबीसीसी को एक ऑर्डर मिला है, हालांकि बहुत बड़ा क्वांटम नहीं है, 70 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर बैक करा। 2 आईपीओ रब ऑफ्स, एक केफिन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुल रहा है जिसका पीयर है बड़ा पीयर है कैम्स, बड़ा मार्केट शेयर, हर पैरामीटर पे बेहतर प्लेस्ड, ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूएशंस, इसलिए ग्रीन रखता हूं। सिरमा एसजीएस इसीलिए क्योंकि आज से एक और आईपीओ खुल रहा है एलिन का, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, छोटा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, सिरमा से कंपैरेटिव है, और लगता है सिरमा बेटर प्लेस्ड है, ज्यादा वैल्यूएशन प्रीमियम भी नजर नहीं आता सिरमा का कंपैरिजन में एलिन, तो इसीलिए ग्रीन रख दिया। पीवीआर और आइनॉक्स क्योंकि अवतार 2 के अवतार कह लीजिए, एवतार कह लीजिए, कलेक्शन बढ़िया है। चलिए फटाफट टीम दिखाइए। इसमें शुरुआत में इंटरग्लोब एविएशन है, और जो नंबर आए हैं, डेटा आया है डोमेस्टिक ट्रैफिक का, बड़ा इंकरेजिंग है, और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा जो लोग ट्रेवल करें, बहुत ही जबरदस्त नंबर है, तो एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए बेहतर प्रदर्शन करेंगे ये। कोल इंडिया में बिड ऑक्शन की डेट बढ़ा दी गई है। इंडियन होटल में भी वही थीम है, जब इतने लोग होटल एयर ट्रेवल कर रहे हैं तो रुकेंगे भी तो होटल में, तो उसका भी फायदा इनको मिल रहा है। लेकिन बैंक्स में मुझे वीकनेस लग रही है, ICICI, HDFC और कोटक में, क्योंकि अब लगातार जो बढ़ती हुई ब्याज दरें ना, वो एक जगह जाके आपके निम को रोक देंगी और आपके जो बिजनेसेस हैं उस पर असर देखने को मिलेगा। JSW स्टील, टाटा स्टील और सेल में भी दबाव, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट सजेस्ट करें कि डोमेस्टिक HRC प्राइसेस चाइना के मुकाबले काफ़ी डिस्काउंट पे चल रहे हैं। और टाइटन इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सोने की कीमतें ऊपर चली गई हैं, तो अब थोड़ा सा डिमांड पर असर आता हुआ दिख सकता है। तो स्टॉक्स जो आज नीरज और आशीष ने आइडेंटिफाई किए हैं सीधा सौदा में, अब मानस हमें बताएंगे इनमें से इनको सबसे बेहतरीन ट्रेड क्या दिख रहा है। बताइए मानस। देखिए, आशीष जी की टीम से बीपीसीएल पे आई थिंक ध्यान देना चाहिए, और उसका रीजन ये है, बहुत क्लियरली हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। कल मॉर्निंग में गिरावट देखने को मिली, लेकिन स्टॉक ने 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और बाउंस बैक देखने को मिला, तो एक हैमर पैटर्न जैसा बना है। तो बीपीसीएल पे खरीदारी करिए 337 के स्टॉप लॉस के साथ, 350 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। और नीरज जी की टीम से इंडिगो में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर भी स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे कल सपोर्ट लिया, वी शेप रिकवरी देखने को मिली, और आई थिंक अब आप पिछले हाइस को ब्रेक होते हुए भी देखेंगे। तो 2090 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए इंडिगो में, 2000 रुपए के टारगेट के स्टॉप लॉस लगाइए। बीपीसीएल और इंटरग्लोब एविएशन ये पसंद आ रहे हैं मानस को, और बीपीसीएल की दरअसल आज एक बोर्ड मीट भी है, कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने की तैयारी। इस बीच बैंक ऑफ जापान की जो पॉलिसी मीट थी उसका आउटकम सामने आता हुआ, कोई बदलाव नहीं, तो जो लूजेंट मॉनेटरी पॉलिसी थी साल के एंड में, वो स्टैंड्स बैंक ऑफ जापान कंटिन्यू करता हुआ। चलिए आज के टॉप 10 आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव
आज डाबर इंडिया को रखना है रडार पे। इस कंपनी के प्रोमोटर्स 800 करोड़ रुपए तक के शेयर्स लार्ज ट्रेड में शायद आज बेचते हुए नजर आए। कल की क्लोज से 2 से 4% डिस्काउंट पर यह सौदे संभव है। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, कल बोर्ड मीट होनी थी, बायबैक पे विचार करना था, उसका आउटकम आ गया है। बोर्ड ने टेंडर रूट के जरिए बायबैक को मंजूरी दी है 1700 रुपए पर। कुल मिलाकर 1050 करोड़ रुपए के आसपास 1020 करोड़ रुपए बायबैक पे ये कंपनी स्पेंड करेगी। IRCTC, इसके लिए अपडेट आया है LIC की तरफ से। शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता है LIC का स्टेक 5% से बढ़कर 7.3% पे पहुंचता हुआ। ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग है, शायद दिखा रहा है कि OFS में हाथों हाथ सिर्फ LIC ने सब्सक्राइब किया है। ये स्टॉक लॉजिकली दबाव में होना चाहिए, लेकिन देखते हैं ट्रेड के दौरान कैसा मूव। स्टर्लिंग एंड विल्सन, इसके प्रोमोटर्स दरअसल OFS के जरिए अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं। आज नॉन रिटेल के लिए OFS में सब्सक्राइब करने की बारी। प्रमोटर खुर्शीद दारूवाला 1.5% स्टेक, प्रमोटर शाहपुर जी पालन जी 3.5% से ज्यादा का स्टेक, कुल मिलाकर 5.25% हिस्सेदारी लास्ट ट्रेड इस OFS में बेचने की तैयारी। यह हो गया स्टर्लिंग एंड विल्सन का अपडेट। IRB इंफ्रा की 4 जनवरी को बोर्ड मीट, स्टॉक स्प्लिट पे विचार। एविएशन कंपनीज, मानस ने इंटरग्लोब की बात भी करी थी। नवंबर का जो डेटा आया है उसमें एक अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है ट्रैवल का। उस डेटा में मार्केट शेयर इंटरग्लोब का थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है मंथ ऑन मंथ, और स्पाइस जेट का हल्का सा इंप्रूव होता हुआ आपको नजर आएगा। और डिटेल स्क्रीन पे चल रही है। ये PVR आइनॉक्स लेजर रखिए रडार पे। ये जो एवटार है या अवतार है, इसके कलेक्शंस अच्छे हैं, स्टॉक हरकत में चले जा रहे हैं, तो इनको रखना है रडार पे। आज कोल मंत्रालय ने कमर्शियल कोल माइन की बोलियां 31 जनवरी तक बढ़ाई हैं। कोल इंडिया स्टॉक इन फोकस हो गया। HDFC ने रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट्स दरें जो बढ़ाने की बात करी थी, आज से इफेक्टिव है। 35 बेसिस पॉइंट्स होम लोन्स पे दरें बढ़ने की तैयारी आज से। और एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO आज से खुलने जा रहा है, जिसकी अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा करी थी। इसका रब ऑफ होगा बाकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। कौन से हैं? डिक्सन, अंबर इंटरप्राइजेज, सिरमा SGX, केन्स टेक्नोलॉजी, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, इस तरह की कंपनीज रखिएगा आज अपने रडार पे। शुक्रिया आशीष। इन 10 स्टॉक्स पे अगर आप देखें जो खबरें थी उनको बारीकी से समझाने के लिए, और देख के अगर आप देखें अच्छा लगा। IRB का शेयर चल चुका है इतना कि स्टॉक स्प्लिट पर विचार हो रहा है। 312 रुपए 80 पैसे एट ऑल टाइम हाई कल ये क्लोज हुआ था। शुभम अग्रवाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। शुभम, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आज मार्केट्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? कल एक स्ट्रेंथ मिली थी, और वो स्ट्रेंथ मिली थी कुछ अगर आप देखें दिग्गजों के चलते, चाहे वो HUL हो गया, चाहे वो रिलायंस हो गया, कल HDFC हो गया, कल कोटक चला। बट एक बार फिर से आपको ग्लोबल टसल में अगर आप देखें आप फंस जाएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज वो ऑप्शन के जो चार्ट्स थे, पिरामिड्स थे, वो रखिएगा। शुभम, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस सेशन को? हम एक बार फिर से 20 DMA के नीचे ही सेटल रहेंगे, और आपका स्टॉक स्पेसिफिक कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। पहले तो अगर हम निफ्टी का डेटा पॉइंट देखें तो पिछले कुछ समय से निफ्टी में मिक्स्ड फॉर्मेशन है, जहां पे 5 दिन पहले तक अगर हम देखें तो लॉन्ग बिल्ट हो रहे थे, लेकिन पिछले 5 दिन में मार्जिनल शॉर्ट से बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं आया सिस्टम में। तो मुझे लगता है कि अभी भी ये जो साइडवेज ट्रेंड है एक रेंज में जो बना हुआ है निफ्टी, वहां पे ही मुझे लगता है ये साइडवेज मूवमेंट ही रहेगा। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिलेटिवली स्ट्रांग है, जहां पे अगर कहीं पे भी लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो मुझे लगता है कि वो बैंकिंग स्टॉक्स होना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए जो ट्रेड है वो एक बिकवाली की सलाह है, और बेचना है औरोबिंदो फार्मा को। और इस स्टॉक को अगर हम देखें तो काफी लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। पिछले 2-3 दिन पहले भी यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ, और मुझे लगता है कि कोई भी पुल बैक भी होता है तो ये एक काफी अच्छा सेल कैंडिडेट है। तो 440 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है वो खरीदने की सलाह है आज के लिए। 13 रुपए का लक्ष्य होगा, 5 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो औरोबिंदो फार्मा पे बिकवाली की सलाह। जी हाँ, दवा को और दर्द देते हुए अगर आप देखें, माना ये शुभम जी, और शॉर्ट कॉल है अरविंदो फार्मा में, पुट ऑप्शन का विकल्प भी आपको दिया गया है। इंडिगो आई थिंक हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं इस पे थोड़ा सा बात ज्यादा मैं नहीं करूंगा। और कुछ कल जो वाइल्ड स्विंग थे उसमें एक बचा केमिकल बास्केट। याद रखिएगा केमिकल की पूरी बास्केट प्रेशर में है। अगर मैं सिर्फ एक UPL को छोड़ दूं तो पूरा का पूरा जो केमिकल बास्केट है वो पेन में है। एक बार अमित जरा टाटा केमिकल पे अपनी राय रखिएगा। इट्स 988, और अगर मैं डेली चार्ट्स को देखूं
तो चार्ट्स काफी खराब हो चुके हैं, स्टॉक डिस्टर्ब हो चुका है, कल क्लोज दिया 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को आप आज करीब करीब 1.25% ऊपर जब खुलेगा? जी वीरेंद्र जी, स्ट्रक्चर अभी भी इसका काफी वीक है। स्टॉक ने 200 डे के नीचे एक ब्रेकडाउन दिया कल, क्योंकि इतना ज्यादा करेक्ट कर चुका था तो एक हल्का फुल्का पुल बैक दिया। तो मेरी अप्रोच अभी भी यही है कि जब तक ये स्टॉक 120 के लेवल्स में नहीं राइज करता, उसके ऊपर नहीं जाता, तो इसको शॉर्ट की ही सलाह है। कोई भी राइज मिले तो इसको शॉर्ट करे। मुझे लगता है स्ट्रक्चर को देख के कि आने वाले दिनों में इसमें 940 से 950 के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो ये टाटा केमिकल्स रेडार पर रखें। स्पीच डिलीवरी की तरह से एक अपडेट आ रहा है सुबह सवेरे मार्केट खुलने से ठीक पहले कि कंपनी ने एक दरअसल एक्विजिशन अनाउंस किया। एल्गोरिथम टेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं। इस एक्विजिशन के बाद एल्गोरिथम डिलीवरी की पूरी तरह से सब्सिडरी बन जाएगी। अब इसके कुछ डिटेल्स आना देखना जरूरी है। अच्छा, टर्नओवर जो FY22 में वो 3.5 करोड़ का एल्गोरिथम का था। कितना पैसा खर्च किया है वो डिटेल्स नहीं है, लेकिन टर्नओवर कम है उस लिहाज से। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और द प्राइस एट विच द शेयर्स आर अक्वायर्ड इज नियरली 15 करोड़। तो ये फिलहाल डिटेल्स भी आ चुकी हैं, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। एल्गोरिथम बेसिकली सप्लाई चेन प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सप्लाई चेन स्पेस में, लॉजिस्टिक स्पेस में थोड़ी बहुत इनकी पकड़ है, उसका शायद फायदा डिलीवरी को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर रखे जरूर। अच्छा, एक दो और स्टॉक्स जहां पर कल हमने देखा था जाते जाते काफी तगड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, मैं देख रही थी शायद एक हाउसिंग फाइनेंस पर राय भी आई है पालविया साहब की। लेकिन गौरांग, आप क्या स्पेस में पोजीशंस और बढ़ाना शुरू करेंगे? HDFC ने भी दरअसल दरों में इजाफा कर दिया है, तो उनकी बुक्स उस लिहाज से और मजबूत होने के आसार जरूर हैं। बिल्कुल अर्शदा, और मेरे ख्याल से ये जो ब्याज दरें पिछली बार बढ़ी थी 0.35 की, यानी कि 35 बेसिस पॉइंट की, तो उसके पश्चात हमने देखा रियल एस्टेट सेक्टर में भी गिरावट आई और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी गिरावट आई, क्योंकि जो अफोर्डेबिलिटी वो थोड़ी बहुत सैक्रिफाइस होती है। ये एक विचारधारा छोटी से मध्यम अवधि के लिए देते। लेकिन अगर मैं दूसरा पलड़ा देखूं तो शायद प्रॉपर्टी प्राइसेस जिस तरीके से पहले बढ़ रहे थे उतनी तीव्र गति से अभी बढ़ नहीं रहे, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये जो लोन डिमांड जो है वो होम लोन सेक्टर से भी आ सकती है, जिसके कारण हाउसिंग फाइनेंस को एक फायदा मिल सकता है। HDFC, कैन फिन होम्स और LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये 3 पर खरीदारी की राय। तो HDFC और पे नजरें रखें, और बाकी बैंक स्टॉक्स पे भी देखेंगे किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आज मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, प्रियो ओपन में वैसे फिर से अदानी ग्रुप का जलवा दिख रहा है वीरू। कल अदानी पोर्ट की अगुवाई में तेजी आई थी, अदानी एंटरप्राइजेस में भी एक अच्छा खासा कैचअप, और FMCG की जो आप बात कर रहे थे, नेस्ले का स्टॉक कल हमने उस पर ज्यादा चर्चा नहीं की थी, लेकिन वहां पर भी शुरुआती दौर में शायद एक मजबूत जंप स्टार्ट देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी जो FMCG इंडेक्स है अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, याद रखिएगा, और उसी के फलस्वरूप डाबर के प्रमोटर्स अपना कुछ हिस्सा बेचने के लिए आते हुए। चलिए अब इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दिन है मंगलवार का, शुभ मंगलवार। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हर्षदाना तो नहीं दी, मैं खुद ही ले लेता हूं। चलते हैं वॉल के पास। इट्स 25 सेकेंड्स। याद रखिएगा फैक्टर्स कौन से क्रिटिकल हैं, याद रखिएगा हम 20 डेमा के नीचे अभी भी हैं, और 2 कॉल राइटर्स 18,400, 500 के हमें तंग करते हुए, पुट राइटर्स जहां पर खड़े हुए हैं। निफ्टी में आज सुबह रणनीति का सबसे क्रक्स और जो क्रिटिकल पार्ट था वो था कि 18,300 रुपए कल वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। आज के सेशन में क्या हम उस ट्रैजेक्टरी को 340, 290 को होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं? इंडेक्स का ट्रेड थोड़ी देर बाद लेंगे। आपकी स्क्रीन पे शुरुआती टिक्स क्या है? 75 पॉइंट्स नीचे 18,344 की ट्रैजेक्टरी, यहां पे 76 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए। मिड कैप्स प्रेशर में है क्या तुलना में? अगर आप लार्ज कैप्स के देखें तो थोड़ा सा कम, 0.15% नीचे निफ्टी IT। दिक्कत का सबब याद रखिएगा 28,396। इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली 28,396, यानी मई 2022 ये इंडेक्स अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे गया था, माफ कीजिएगा 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, और एक बार फिर से अब ये इंडेक्स अपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। उसके बाद अगर आप निफ्टी IT को देखें, यहां पेन थोड़ा बढ़ता हुआ 180 अंक नीचे। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर हमारे बेस 1 तक आता हुआ, यानी 43,500 की ट्रैजेक्टरी को आपने पार नहीं किया, आप बैकफुट पे आए हैं, और निफ्टी अगर आप देखें फिर जाता हुआ अपने ऑप्शन बेस को छूने के लिए 18,334 डाउन अबाउट आई थिंक 0.43%। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें ये थोड़ा इंप्रूव्ड है, 608 डिक्लाइंस, 1112 अगर आप देखें यहाँ पे एडवांसेस हैं, और मिड कैप
अपने लॉसेस को ओपनिंग पे जो थे उसको एक्सटेंड नहीं कर रहा है, दैट्स गुड एटलीस्ट। निफ्टी एफएमसीजी यहां पे अगर आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग, देखिए हुआ क्या, अगर एक बहुत अच्छे मोमेंटम में कुछ प्रमोटर सेलिंग आ रही है, कुछ ऐसी खबरें हैं तो आई थिंक वो थोड़ा डेंट डालती हैं। निफ्टी ऑटो आपकी स्क्रीन पे करीब 0.5% नीचे, करीब 12,880, और साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूं कि जरा अब एक काम कीजिए, आप लेके आइए निफ्टी की, अगर आप देखिए पूरी की पूरी परफॉर्मेंस, एग्जैक्टली 50 स्टॉक्स वहां पे क्या कर रहे हैं, ये लिए लाजवाब जनाब। सिर्फ अदानी, डॉक्टर साहब सही है ना ये? यस, आज तक हम बात कर रहे थे ना, देखिए बाजार में वो स्ट्रेंथ नहीं थी। हाँ, हमने कल भी लॉन्ग कैरी नहीं की थी, याद रखिएगा, कन्विक्शन नहीं था लॉन्ग कैरी करने का। लुक एट निफ्टी नाउ, 18,317, 103 अंक नीचे, ओनली 2 स्टॉक्स, अदानी और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 लाल निशान में। प्रेशर कहां पर है आप ये देखिए, मारुति कल एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था लेकिन आज स्लाइड करता हुआ, हिंडाल्को, मेटल्स, एसबीआई लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल्स, एचयूएल कल का स्टार प्राइस परफॉर्मर, ये कल CY 22 के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके बंद हुआ था, आज बैकफुट पे। पावर गेट, एशियन पेंट्स बैकफुट पे, क्रूड एट 80 बैकफुट पे आता हुआ। JSW स्टील पे एक सेल कॉल थी, यतिन ने आपके साथ शेयर की थी, और पूरा का पूरा IT इस वक्त पेन में, याद रखिएगा। और दिग्गजों में इनफैक्ट LNT भी 1% नीचे, जो कि कल 10 डिमा से पुल बैक देके डे हाई पे क्लोज हुआ था। और हर्षदा इट्स नाउ 49 डाउन, सिर्फ एक एडवांस, और अब 83 मतलब 18,300, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्टरी रहेगी हर्षदा। क्लियरली एक डाउन टेक मार्केट ने खुलने के साथ ही दिखाया है। कुछ आपको और स्टॉक्स दिखा देते हैं। अच्छा, बाय द वे डाबर स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज, क्योंकि डाबर में जो ब्लॉक डील होनी थी वो ब्लॉक विंडो में हो चुकी है। लगभग 1% की इक्विटी की अदला बदली हुई है, करीब 1.88 करोड़ शेयरों के बड़े सौदे हुए हैं, और स्टॉक 575 के आसपास ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट लो जो था 573 का था, तो 580 से 573 के बीच दरअसल ये सौदे हुए हैं। तो जो 4% डिस्काउंट था, तो उससे कम के डिस्काउंट में दरअसल ये सौदा हुआ है, वो एक पॉजिटिव है। स्टॉक आप देखिए आपके सामने करीब 15 रुपए के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। लेकिन बिकवाली का दबाव कहां बढ़ने लगा है, वायदे की तरफ से क्या इशारा है, वो कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर अब रखते हैं। तो मारुति में भी अब देखिएगा पोजीशंस अनवाइंड होती हुई 84, 87 के लेवल्स आ चुके हैं, यहां पर 1.5% तक का नुकसान। चंबल फर्टिलाइजर कल भी एक शॉर्ट कॉल था BTST में, आज सुबह में मानस ने कहा खुलने के साथ ही शॉर्ट करें, कमजोर खुला है वो काउंटर, करीब 1.1% नीचे। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशंस में मुनाफा वसूली, अपोलो हॉस्पिटल्स जैसे काउंटर्स, BEL जैसे काउंटर्स, HUL जैसे काउंटर्स, सब में हल्का हल्का 1% तक का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या चला है, तो एक सरप्राइज मूवर है फिनो पेमेंट बैंक का, 5% ऊपर खुलने के साथ ही कैश मार्केट का ट्रेड, बड़ा मूव देखने को मिला इस पर्टिकुलर स्टॉक में। NBCC में हमने देखा इनके हाथ में करीब 70 करोड़ का ऑर्डर लगा, 2.5% ऊपर। DFM फूड्स, वो डीलिस्टिंग के लिए जो प्राइस सामने निकल कर आ रही है, करीब 525 के आसपास आ रही है। पहले जो प्रपोज किया था 260 के आसपास था, तो क्लियरली उस स्टॉक में तेजी। लेमन ट्री में हमने देखा है करीब 2-2.5% तक का इजाफा। IRB इंफ्रा बोर्ड बैठक 4 जनवरी को होने वाली है स्टॉक स्प्लिट को लेकर, और उस स्टॉक में भी हमने देखा है करीब 2-2.5% तक की तेजी। JK पेपर, मालू पेपर एंड मिल्स, स्टार पेपर, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं तेजी के साथ शुरुआत होने के होती हुई साफ दिखाई दे रही है। वीरू, एक स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा सा जो एक्टिव हो चला है वो है एक तो MCX, 1.5% तक के गेन्स वहां पर देखने को मिले हैं। और TVS मोटर, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कल किसी ने इस पर एक बाय कॉल दिया था कार्यक्रम में, और वहां पर भी थोड़ा सा एक्शन 1% तक का। जी हाँ, TVS मोटर्स आपकी स्क्रीन पे आप देखें तो करीब 1068 पे आके ट्रेड करता हो। यस, आज TVS मोटर्स बहुत दिनों बाद चला है और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, और पिछले 3 सेशन का लो एग्जैक्टली 20 डे में था। आज अगर आप देखिए पुल बैक देखिए बाहर ऊपर आया। आज हमारा जो बेस 1 था, याद रखिएगा निफ्टी पे क्या था। देखिए कल हमने इनफैक्ट हर्षदा में जब क्लोजिंग कर रहे थे तो हमने लॉन्ग ट्रेड नहीं लिया था, कन्विक्शन नहीं था जब तक 20 डे में पार ना हो जाए। जरा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे चार्ट रखिएगा, याद रखिएगा हमारा बेस 1 था एग्जैक्टली 340 और 290 की ट्रेजेक्टरी। अभी तक निफ्टी का एग्जैक्टली अगर आप देखें लो जो है ना, वो यही ट्रेजेक्टरी रही है, यही ट्रेजेक्टरी। हमारा निफ्टी बैंक पे बेस 1 क्या था, जहां के ऊपर का डिप हम बाय करेंगे, इट वाज 43260, 42131। एग्जैक्टली अगर आप देखें वही ट्रेजेक्टरी है। डिपेंड क्या करेगा कि हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है कि नहीं लेना, याद रखिएगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी अपने IT अपने लॉसेस को कैसे अगर आप देखें कंपेंसेट करता है या फिर रिकवर करता है। यस, थोड़ा बहुत निफ्टी IT रिकवर कर रहा है। अब एक काम करता हूं, ट्रेड्स पे आता हूं। हर्षदा ने MCX का जिक्र किया था, यस इट्स डूइंग वेल, करीब 1.5% ऊपर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। और इनफैक्ट याद रखिएगा ये इस वक्त CY 22 की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी है MCX की। प्रकाश गैबा सर ने अगर आप देखिए अपना
क्विक सिंगल के लिए पहला अगर आप देखें शायद एक दावा ढूंढ लिया है जिस स्टॉक के जरिए करेंगे वो। प्रकाश सर क्या कॉल है आपका? कॉल जो है मैंने चुना है इस वक्त वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस जनाब। ट्रेड कर रहा है 412 पर। इसका सेटअप स्टॉप होगा 410, 420 का टारगेट नजर आता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे 412.85 पे ट्रेड करता हुआ। एक बार अगर आप देखें जनाब इसका पैक पूरा फायर कीजिएगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से। याद रखिएगा HDFC ने अपने रेट बढ़ाए हैं और इट्स 2691 और 2691। NBFCs ठीक करती हुई आज दोनों ही। HDFC का आप देखिए खुला वीक लेकिन अब थोड़ा सा डे हाई पे फ्लोट करता हुआ। शुभम आपने क्या ग्रैब किया है? आपका पहला कन्विक्शन कॉल क्विक सिंगल। वीरेंद्र जी, ओपनिंग के बाद अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ऑटो में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आता हुआ दिख रहा है और एक स्टॉक जो रिसेंटली ज्यादा मार्केट के साथ कोरिलेट नहीं कर रहा था वो है हीरो मोटोकॉर्प। और यहाँ पे पहले भी हमने देखा कि कंसोलिडेशन था और फाइनली आज एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए कॉन्ट्रा साइड में। तो 2800 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी 32 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी की राय है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 25 रुपए पे और अपसाइड में मुझे लगता है कि 42 और 45 ये दो टारगेट होंगे इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो हीरो मोटोकॉर्प पे खरीदारी की राय। 2800 का कॉल लेने की सलाह हीरो मोटो में। और कल से ही हमने देखा है टू व्हीलर काउंटर्स में फिर धीरे धीरे करके चाल इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये स्टॉक आपके रेडार पर। TVS का तो हम जिक्र कर ही रहे थे। मानस आपका ट्रेड? देखिए वैसे तो मेरा मार्केट में व्यू बेरिश है, काफी बेरिश है, लेकिन MCX एक ऐसे स्टॉक है जिसको मैंने पहले भी एडवोकेट किया, पहले भी इस पर रिकमेंडेशन दिया और अब 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें MCX में देखने को मिला है। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। तो MCX में अगर आप करंट लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस आपके 1649 के रहेंगे और ऊपर की तरफ टारगेट 1775 तक के हो सकते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं जो कि 1700 का कॉल ऑप्शन है, 33 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 19 रुपए के स्टॉप लॉस से 60 रुपए की टारगेट के लिए। और इस बीच याद रखिएगा निफ्टी IT अपने नुकसान को बिल्कुल बेड़ा देखे कवर नहीं कर पा रहा है। कैंडल फ्लो करती हुई डे लो की तरफ 28318 और जो एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बिटवीन जिसे कहते हैं डाइवर्जेंस बिटवीन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक, वो यही है। निफ्टी बैंक का लॉसेस 0.24%, निफ्टी का लॉस 0.59% और वो फाइनेंस कर रहा है इस वक्त निफ्टी IT जो करीब 0.85%। यहाँ पर दबाव क्लियरली बढ़ रहा है और गहरा रहा है। दिक्कत यही है, स्पेशली कल जो हम बात कर रहे थे कि एक्सेंचर ने कहा है कि थोड़ा सा क्लाइंट स्पेंड में स्लो डाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है, मॉडरेशन है, तो उसका एक ओवरहैंग अगले महीने से नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, वहां पर साफ हो जाएगी तस्वीर क्या बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, अब शिवांगी हमारे साथ अब जुड़ गई है, शिवांगी सारदा। शिवांगी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? थोड़ी सी नरम शुरुआत, अब 100 पॉइंट नीचे हम। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने देखा है कि मार्केट के मूव्स के बावजूद निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है वो सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है। 21 नवंबर के सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए अब यहाँ पे ऑटो स्टॉक्स में मोमेंटम बन रही है। तो यहाँ पे TVS मोटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक अपने लंबे 21 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकल रहा है। RSI भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 1100 तक के लक्ष्य बनते हुए दिख सकते हैं 1040 के स्टॉप लॉस के साथ। TVS मोटर्स आज सबकी पसंद TVS। झुकाव हर्षदा का भी TVS पे था और शिवांगी का भी TVS पे है। अच्छा अमित जी, इनफैक्ट मैं ना ये पूरे कैफे रेसर सेगमेंट को इस वीकेंड पे पढ़ रही थी और जहां पर हमने देखा है कैफे रेसर कॉन्टिनेंटल GT रॉयल एनफील्ड की सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रही है, लेकिन TVS की जो रॉनिन आई थी वहां पर बहुत तगड़ा ट्रैक्शन देखने को मिला था। वो उसी सेगमेंट की है, कैफे रेसर सेगमेंट की, जो सिटी ड्राइविंग के लिए हम नॉर्मली देखते हैं इनका इस्तेमाल होता है। तो इट इज जस्ट कोइंसिडेंस कि वो स्टॉक भी चल रहा है, लेकिन वहां पर काफी ऑफ टेक देखने को मिला है और ऑफ कोर्स इनकी EV साइड पर भी हमने देखा है काफी ज्यादा ट्रैक्शन लौटता हुआ। जी हाँ, एक बात अच्छी है जो अभी शिवांगी ने कॉल दी और आपने जो जिक्र किया TVS का, TVS एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। आई मीन बिकॉज ऑफ EV आई थिंक हर्षदा, लेकिन ये एक रिट्रेसमेंट मोड में गया और 100 डेमा पे इसने बेस बनाया और वहां से याद रखिएगा आज ये स्टॉक अपने अब 20 और 10 दोनों के ऊपर ट्रेड करता है। शिवांगी का ट्रेड पूरा हो चुका है। अमित जी, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा? अमित सेठ जी। जी वीरेंद्र जी, मुझे MGL का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। MGL अपने राउंडिंग बेस से बाहर आ रहा है। कल भी इसमें काफी अच्छा MGL में ट्रैक्शन था। करंटली इसका प्राइस 909 का है। इसमें लगभग स्टॉप लॉस रखेंगे 898 का और टारगेट्स रहेंगे 930 के। अच्छा, मैं एक बात डॉक्टर साहब वॉल पे लेके आइएगा निफ्टी का चार्ट और निफ्टी आईटी दोनों को रखिएगा। याद रखिएगा कल वीकली और मंथली चार्ट पे
कल वीकली और मंथली ऑप्शन स्टैट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ था निफ्टी की 18,300 की पुट पे। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, कल एफआईएस जो थे वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कल करीब करीब 86,000 पुट बेच के गए थे। तो जनाब ये एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। सुबह भी जो हमारी थ्योरी थी कि 290 340 एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, उसमें एक एग्जैक्टली अगर आप देखें जो थ्योरी यही है कि निफ्टी आईटी के लॉसेस कंट्रोल रहने चाहिए। अभी भी लॉन्ग ट्रेड मत पिक कीजिएगा, निफ्टी को एक सब्सटेंशियल टाइम स्पेंड करने दीजिए। अगर ये वॉलेट हो रहा है तो याद रखिएगा जो लाइन निफ्टी की रणनीति में आखिरी में लिखी थी कि बिलो दिस आई मीन जो आपकी 18,340 290 की ट्रेजेक्ट्री है, प्लीज एक बार फिर से अगर आप देखिए निफ्टी लेके आइएगा 18,340 और 290 की ट्रेजेक्ट्री के नीचे योर 50 डेमा और वे टुवर्ड्स 50 डेमा जो करीब करीब आपका 18,150 पे प्लेस्ड है, वो काफी हद तक खुला हुआ है। शुभम आपकी राय, अगर ये 290 का जोन जहां पे कल सबसे ज्यादा पुट राइटर विजिबल थे, अगर ये कोलैप्स होता है तो कहां तक का डाउन साइड खुला है निफ्टी में? वीरेंद्र जी, ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट बेस है निफ्टी के लिए वो लगभग 18,150 के आसपास ही है, जहां पे थोड़ा सा मीनिंगफुल सपोर्ट हम लोग कह सकते हैं कि आता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल तो जिस तरह से पिछले 2-3 मिनट में मार्केट का ब्रेथ चेंज होता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड रहना चाहिए और 18,150 के आसपास आता है तब एक कंफर्टेबल ट्रेड बनेगा निफ्टी पे। तो ये फिलहाल आपके लिए क्लियरली व्यू निफ्टी पर बनता हुआ मामला तो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, क्योंकि अब 18,300 को होल्ड नहीं कर पाए हैं। इस ओपनिंग में 123 अंकों की गिरावट पर 18,296 के स्तरों पर इस समय निफ्टी आ चुका है। निफ्टी बैंक की चाल भी बिगड़ती हुई, 150 पॉइंट का नुकसान इधर, और मिड कैप्स भी इन टैंडम है, यानी कि यहां पर भी दबाव देखने को मिल ही रहा है। तो बड़े इंडाइसेस में क्लियरली वो प्रेशर बढ़ता हुआ इस समय। एक दो काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर एक ड्रैग साबित हो रहा है, वो स्टॉक्स जो बाजार को नीचे तेजी से खींच रहे हैं। और इसमें आप देखिएगा, एक तो डॉक्टर रेड्डीज है और दूसरा आपका अपोलो हॉस्पिटल। कल आपको याद होगा HDFC लाइफ, SBI लाइफ में तेजी हुई थी, ट्रेड रिवर्स हो गया, खासतौर से SBI लाइफ वाला, वो नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड्स देखने को मिले। तो ये कुछ काउंटर्स है जहां पर क्लियरली हर टिक के साथ दबाव बढ़ता हुआ। कविता बताइए, सेटअप तो अब नेगेटिव क्लियरली है, अब तेजी का ट्रेड पकड़ेंगी या फिर मंदी का? मंदी का ट्रेड है राइट नाउ। आप देखें एल्केम लैब्स, इस पर एक शॉर्ट बिल्टअप किया जा सकता है, 2980 के लेवल्स पर है। इसने अपना एक बेस तोड़ा था कल ऑन माय रडार ओनली, और अभी अभी मुझे लगता है 2947 जो इसका इमीडिएट सपोर्ट है उस तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो 2947 2940 के लेवल्स के लिए एल्केम लैबोरेटरीज पर एक शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। 3010 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। राजेश पालवे जी, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा? क्विक सिंगल आपका? वीरेंद्र जी, HDFC AMC पे फोकस है। ये स्टॉक में लास्ट सेशन में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना था। ओपनिंग के बाद से भी देखें तो स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर है, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में जिस तरीके की स्ट्रेंथ लास्ट सेशन में बनी है, ये कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो HDFC AMC फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए करीब 2340 2350 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 2260 के आसपास। ओके, अब जरा कुछ हैवी वेट्स लेके आइए। देखिए, कल जिन्होंने इस पूरे पुल बैक को स्पॉन्सर किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा रिलायंस पर जो भी बात करूंगा सिर्फ डेटा स्पेसिफिक बात करूंगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट ये इंडेक्स का बड़ा पार्ट, सब्सटेंशियल पार्ट होल्ड करता है, इसलिए बात करना काफी जरूरी है यहाँ पे। अगेन एट 2582 क्या है, इस प्राइस को समझ लीजिएगा। कल की ओपनिंग एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे हुई थी। कल कोलैप्स होकर 100 डेमा को छू के आया था और फिर जाके स्ट्राइक करने की कोशिश की थी इसने 10 डेमा को, लेकिन 2600 की ट्रेजेक्ट्री को पार नहीं कर पाया था। रिलायंस वर्सेस सिंक हो रहा है, दैट मींस अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर निफ्टी ब्रेकडाउन। मतलब 18,300 की ट्रेजेक्ट्री को वॉलेट करें हम, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे इट्स 18,281। अब दिक्कत यह है हर्षता कि कल जिन्होंने पुट बेची है, कल निफ्टी के पिरामिड्स दिखाइए एक बार फिर से, वो दिखाने काफी जरूरी हैं जो हम बात कर रहे थे। अगर हम कुछ देर यहां पे सेटल हुए, कुछ देर अगर आप देखें सस्टेन कर गए, तो वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जो सबसे बड़ी पुट राइटिंग हुई है, ये देखिए, ये 80, जरा वॉल पे दिखाएंगे एक बार प्लीज, 18,300 का पुट ऑप्शन, जिसमें करीब 86,000 पुट शॉर्ट हुई थी एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट में। अगर ये वॉलेट होती है तो पेन है, क्योंकि उसके नीचे पुट राइटर्स बहुत, अगर आप देखें कन्विक्शन के साथ हर्षता
नहीं खड़े हुए हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो 18200 ब्रीच ना हो। फिलहाल 18280 के आसपास इंडेक्स 18300 आई बेग योर पार्डन 18280 18279 आ गया है। धीरे धीरे करके मामला अब थोड़ा सा सरक रहा है। अच्छा, मंदी की तरफ, क्योंकि आपने शुभम औरो फार्मा पर एक सेल कॉल दिया था, डॉक्टर रेड्डीज देखिए, आपका अपोलो हॉस्पिटल देखिए, क्या यहाँ पर भी आप शॉर्ट का ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं? हस्ता जी, ओवरऑल अगर देखें तो मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डी थोड़ा सा रिलेटिवली वीक है और इसमें 2 दिन पहले इनफैक्ट फ्राइडे को हमने देखा था कि एक सीवियर डाउनसाइड देखने को मिला, फिर कल एक पुल बैक हुआ, आज फिर से वो डाउनसाइड रिज्यूम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं पे फ्रेश बिकवाली करना है तो डॉक्टर रेड्डीज पे हमें बेचना चाहिए। 4225 तक का इसमें टारगेट आता हुआ दिख सकता है और 4400 पे हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इस ट्रेड के लिए। डीआरएल अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे जो कि ट्रेजेक्टरी मार्केट हिट करता हुआ निफ्टी स्लिप होता हुआ एक बार फिर से अब 270 का मतलब क्या है जनाब? आप कल की कैंडल का लो जो है बस उसका ध्यान रखिएगा, करीब करीब 250 की ट्रेजेक्टरी थी जो कल की कैंडल का लो था। प्रेशर पॉइंट्स में लुक एट निफ्टी आईटी 319 अंक नीचे। राजेश पालवी जी, मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं और थोड़ा निफ्टी आईटी को स्टडी करिएगा। देखिए, हम ट्रेड्स बहुत ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट स्लिप कर रहा है और कल नैस्डैक की क्लोजिंग बहुत याद रखिएगा खराब हुई है और करीब करीब 10,500 की ट्रेजेक्टरी में कल जून का जो लो था फर्स्ट इंस्टेंस में 22 में नैस्डैक ने उसको जाके रिविजिट कर लिया, तो दिक्कत है, याद रखिएगा। निफ्टी आईटी का जो नुकसान है करीब करीब 300 अंकों का। राजेश पालवे जी, आपका व्यू क्या है? मैं दरअसल आपसे इसलिए पूछा था निफ्टी आईटी के बारे में क्योंकि 10 नवंबर की कैंडल का लो जहां से ये पूरी की पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो था करीब 28,300, जिसको हमने आज वॉलेट कर दिया। इसके बाद डाउनसाइड कहां तक का लग रहा है इस इंडेक्स में आपको? तो ऑलमोस्ट देखिए वीरेन जी, दिसंबर 2021 में ऑलमोस्ट टॉप बना था निफ्टी आईटी का इंडेक्स का और वहां से फिर हमने देखा कि कंटिन्यूस एक करेक्शन मोड में देखने को मिला है और अभी जो पुल बैक बना था अगर मंथली सेटअप पे देखें तो ऑलमोस्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 26,800-900 के आसपास बेस बना के एक पुल बैक जरूर बनाया था। लेकिन अब वापस से जिस तरीके से पिछले 3-4 सेशन में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है स्टॉक, वापस अगर देखें इंडेक्स अब अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये अक्टूबर के बेस की तरफ वापस बढ़ते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि फर्दर एक्सटेंड होगा ये सप्लाई प्रेशर और हो सकता है कि ये रिविजिट करते हुए दिखे जो पुराने लो बने थे 26,500 26,800 की तरफ। तो स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है। अब जब तक ये 30,000 के ऊपर आईटी इंडेक्स नहीं आता है, हमें लगता है कि जो भी छोटे मोटे उछाल अब मिलेंगे वहां पे सप्लाई देखने को मिलेगा। लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को भी देखें तो कहीं से भी कोई सपोर्ट बाइंग एक्शन नहीं बन रहा है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा सभी के स्ट्रक्चर नियर टर्म शॉर्ट टर्म पे वीक होते हुए दिख रहे हैं और सभी स्टॉक्स भी अब अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है ये रीटेस्ट करते हुए दिख सकती है आईटी इंडेक्स। इमीडिएट लेवल जो आज के लिए था वो करीब 28,300 के आसपास था, उसके नीचे हम फिसल चुके, तो हमें लगता है अब 28,300 के नीचे आईटी इंडेक्स रहेगा तो नेक्स्ट इसका इमीडिएट टारगेट बनेगा 27,800 27,500 की तरफ। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर भी डाउनसाइड ट्रिगर हो चुका है और गहरी गिरावट का जो है खतरा वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 100% से ज्यादा का नुकसान, 150 पॉइंट नीचे अब निफ्टी और 200 पॉइंट के नुकसान पर, यानी कि 100 पॉइंट की और बिकवाली बढ़ गई है मिड कैप इंडेक्स में। वहां पर हम देख रहे हैं क्लियरली वो क्रैक्स अब और गहरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेटल्स भी इस बीच एक जो बैस्टियन थे तेजी के वो भी बैकफुट पर आए हैं। हिंडाल्को की धुलाई हो रही है, 2% नीचे खुला है ये। अब देखिए टाटा स्टील में मुनाफा वसूली हावी होती हुई और जो चाइना से अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं उसका भी एक थोड़ा सा ओवरहैंग साफ देखने को मिला है। शिवांगी, हिंडाल्को जिस तरह से बिखर रहा है आज सुबह में, ये 2% नीचे क्या आ गया और बिकवाली की पोजीशंस आप लेने के पक्ष में हैं? जी बिल्कुल, अगर मेटल स्पेस की बात करें तो ये काफी सिक्लिकल होता है और जिस हिसाब से मार्केट में थोड़ी बहुत प्रेशर बनते हुए दिख रही है तो यहाँ पे हम थोड़ा प्रेशर और देख सकते हैं। हालांकि ये अपने क्रूशियल 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अभी भी ऊपर है, तो यहाँ पे एक लेवल्स वॉच आउट करने के होंगे 440 के। अगर वो टूटता है तो यहाँ पे और फिर वीकनेस 430 तक के देखने को मिलेंगे और ऊपर एक रेजिस्टेंस के तौर पे 460 एक लेवल एक्ट करेगा। जी हाँ, निफ्टी डे लो जैसे ही देखिए वो 290 का जोन 340 का जोन वॉलेट हुआ। सुबह कमेंट्री की लास्ट लाइन अगर आपने पढ़ी हो एग्जैक्टली
वो यही थी कि बिलो बेस वन नो रिलीफ व्हाटसोएवर इन दैट सर्कमस्टेंसेस 50 डेमा इज क्वाइट पॉसिबल। बहुत अगर आप देखें पॉसिबिलिटी है। अब आप देखिए क्या होता है ना, 20 डेमा के जब कल बाजार ने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन फिर भी 20 डेमा को रिगेन नहीं कर पाया। और ऐसे में जो 50 डेमा होता है वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस होता है। और निफ्टी का याद रखिएगा, जो अब इस वक्त 50 डेमा का लेवल है, क्योंकि बाजार ओपन हो चुका है, लेवल से रोटेट होते हैं, याद रखिएगा 50 डेमा एग्जैक्टली प्लेस है आपका करीब समझ लीजिएगा कि 18,157 पे। और एक और चीज मैं आपके स्क्रीन पर रखूंगा, क्योंकि यहां पर वो डिस्कस करनी काफी जरूरी है। हर्षदा, ये पूरे निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स जिसका सबसे ज्यादा हल्ला था, इसका ड्रीम रन शुरू हुआ था 17 अक्टूबर से। ये इंडेक्स था करीब 2967 पे। 14 अक्टूबर से लेकर हमने इसका मूव देखा करीब 4601 तक का, 15 दिसंबर तक का। बट इन दिस एंटायर ड्यूरेशन फर्स्ट टाइम एवर 3 महीने में निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 10 डेमा के नीचे ट्रेड करा। तो थोड़ी स्थिति टेक्निकली आपकी खराब हो रही है। और एक चीज वीरू ध्यान में रखनी चाहिए कि इस जो बिकवाली के पीछे क्या कारण है। एक बार एशियाई तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि क्लियरली अमेरिका में हमने देखा था सेल ऑफ, लेकिन एशिया में स्थिति और भी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। निक्केई का मार्केट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, 600 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान देखने को मिल रहा है, पूरे 2.5% तक की गिरावट यहां पर। अब 700 पॉइंट एज वी स्पीक ये इंडेक्स बिखर चुका है, इसका असर देखने को मिला है। साथ ही साथ आपके हांगकांग के मार्केट्स में भी करीब 200 पॉइंट तक का नुकसान बनता दिखाई दिया। यहां पर आज बैंक ऑफ जापान की तरफ से जो अपडेट्स आए, तो दरों को लेकर इन्होंने अपना स्टांस बदला नहीं है, लेकिन जो बदलाव आया है वो उनकी यील्ड कर्व की जो टॉलरेंस रेंज है उसमें थोड़ा सा बदलाव आता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद हमने देखा येन में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई और ये मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स क्लियरली कोलैप्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनफैक्ट एक फैक्टर है जो एशिया को ड्रैग कर रहा है और उस सेंटिमेंट का एक असर अब भारत में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि भारत में वैसे अगर आप देखें, अदर देन द फैक्ट कि हम पिछले हफ्ते से ग्लोबल संकेतों के चलते ही थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए थे, हमारे लिए कोई ऐसा खास नेगेटिव फंडामेंटल्स के आधार पर नहीं है, एक बताइए, बस टेक्निकल्स हैं जहां पर शायद कंफर्ट नहीं है। पर पिछले 10 दिनों में जो प्रमोटर्स की सेलिंग है लेवल्स, ये एक है केस की नहीं है। वो तो स्टॉक स्पेसिफिकली होगा ना वीरू, पर ये आप देखिएगा कि जब इन स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट भी आई थी तो प्रमोटर्स ने अच्छा खासा हिस्सा बढ़ाया भी था। अब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोटर्स ने अपना स्टेक ऑफलोड किया है, थोड़े थोड़े चंक्स में ऑफलोड किया जा रहा है। अब आगे डिटेल्स आएंगे कि क्यों किया जा रहा है। जी मेरे पास निफ्टी डे लो। चलिए अब एक कुछ थोड़े से स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। याद रखिएगा चार का चौका हमारा खास सेगमेंट जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। अब 4 प्रकार के ट्रेड्स लेंगे और इन ट्रेड्स के क्रम में शुभम अग्रवाल जी के सौजन्य से आएगा आज का सस्ता ऑप्शन। शुभम जी प्लीज रेडी रखिएगा अपना सस्ता ऑप्शन, आपके पास मैं कुछ देर में आऊंगा एग्जैक्टली एट 9:42। FLO सुपरस्टार आज राजेश पालवे जी के सौजन्य से आएगा। चार्ट का चमत्कार कविता जी आज बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। और बिट कैफन में आज नरेंद्र सोलंकी साहब हमारे साथ होंगे। मीनवाइल आज सुबह डालमिया भारत जो था वो आज कविता जी ने पिक किया था, जरा प्लीज उसका चार्ट लेके आइएगा। वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में भी जब बाजार स्लिप हो रहा था, एक बार डालमिया भारत का चार्ट लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। यस इट्स 1904, क्या बेहतरीन कॉल रही और उसके टारगेट हिट हो गए। कविता जी क्या करना चाहिए अब यहाँ पे एट 1906? सो वीरेंद्र जी 1917 का इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था, वो इसे अचीव कर चुका है। तो जिन्होंने पोजीशंस ली हैं, मुझे लगता है वंस दे में बुक देयर प्रॉफिट और इफ देयर रिस्क एपेटाइट अलाउज देम तो वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं 1904 का। अब इसमें फर्दर लेग 1917 अगर क्रॉस कर पाता है, मार्केट सपोर्ट होना जरूरी है उसके लिए, देन ओनली आते हुए दिखेंगे। तो ट्रेल द स्टॉप लॉस टू 1904 1905 और होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। एल्स वन में बुक द प्रॉफिट 1917। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड डालमिया भारत का बनता हुआ। एक बार इंडेक्स को रिविजिट करते हैं। 242 वीरू ये कल के लो को टेस्ट कर चुका है, कल के लो को वॉलेट कर चुका है 178 अंकों तक की गिरावट और निफ्टी बैंक में भी अब 233 पॉइंट तक का नुकसान। तो क्लियरली ये पोजीशंस तेजी से अनवाइंड होती हुई हिंडाल को आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे। शिवांगी भी कह रही थी कि यहाँ पर वीकनेस परसिस्ट करेगी। 3% देखते ही देखते वो स्टॉक नीचे आ चुका है। यूपीएल जिसने बहुत ही स्मार्ट ओपनिंग दिखाई थी, ये टिका नहीं है ऊपर, वहां पर पोजीशंस क्लियरली अनवाइंड हुई है। अमित यूपीएल पर एक फटाफट व्यू दीजिए, 755 पे है।
यूपीएल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो रनअप आना था एक बार आ गया था, स्टॉक ने एक अपना हाई बना था 804 का, उसके बाद से हम कंटिन्यूअस प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया और जिस हिसाब से आज इस पे प्रेशर है, लगता है कि 50 डेमा भी क्रैक करेगा। तो एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट 740 के आसपास आता है, जो कि इसका 200 डेमा है। कोई उछाल हो तो उसमें इसको सेल करे और फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि मार्केट ओवरऑल मार्केट अंडर प्रेशर है, इसको अवॉइड ही करना चाहिए। और हर्षिता अगर आप देखें कुछ डेटा स्पेसिफिक बातें बता रही थी मेरे को, उसमें से बाहर निकलते हैं। इस बीच लेके आइए वाइट गुड सेगमेंट, दैट्स वोल्टास। जरा एक बार प्लीज वोल्टास और हेवल्स रखिएगा स्क्रीन पे, और हेवल्स और वोल्टास। एक बार हेवल्स स्क्रीन पे आ रहा है आपका 1162, थोड़ा रिकवर हुआ है आज। अपने मैं इन दोनों स्टॉक्स का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि वोल्टास 822 पे अपने इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे फिर ट्रेड करता हुआ। राजेश पालवी जी, आप वोल्टास को देखिएगा, आपका व्यू वोल्टास पे क्या है? ये व्हाइट गुड सेगमेंट में सबसे डिजास्टर्स रहा वोल्टास, और CY22 तो इनके लिए काफी खराब रहा। आई थिंक CY22 की शुरुआत की थी आपने करीब करीब समझ लीजिएगा 1282 1300 रुपए, अब 822। मेटल प्राइसेस कूल ऑफ होने के बावजूद इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। आपका व्यू? टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं स्टॉक में। देखें जो छोटी मोटी एक रिकवरी बनी थी, अब अपने आप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे ब्रेकडाउन टेक्निकली यहाँ पे डेली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने सारे ही नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। तो वीकनेस तो बिल्कुल बनी हुई है और हमें लगता है कि ये हो सकता है ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो जो कि करीब थे 805 के आसपास, वहां तक भी फिसलता हुआ दिखे। तो व्यू नेगेटिव है। 845 जब तक ये लेवल के ऊपर स्टॉक नहीं क्रॉस होता है, यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह। 805 हमें लगता है पहला टारगेट होगा। अगर उसके नीचे भी फिसल जाता है तो नेक्स्ट इसका टारगेट ओपन होगा करीब 770 की तरफ। तो एक वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रही है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम देखे तो यहाँ पे एक सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर ही यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है अभी फिलहाल। 845 स्टॉप लॉस, 805 पहला टारगेट, अगर वो टूटता है तो 770 तक के डाउन साइड आते हुए दिख सकते हैं। इस बीच आपका निफ्टी आईटी 350 नीचे, गजब पेन है जनाब। आज सुबह भी इनफैक्ट आशीष मौर्य जी जब बात कर रहे थे वो ये था कि पुल बैक थ्योरी में पूरा बाजार पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन निफ्टी आईटी नहीं कर रहा था। इट्स 282-200 हटता है यहाँ पर दरअसल पेन जो है और डर की कितना बिजनेस में दबाव देखने को मिलेगा इस ग्लोबल क्राइसिस का, ग्लोबल रिसेशन का, वो ज्यादा हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। हमारे जानकारों ने तैयारी कर ली होगी, जिस तरह का सेटअप है देखते हैं तेजी या फिर मंदी की तरफ क्यों ज्यादा रहेगा। शुभम, शुरुआत आपसे, सस्ता ऑप्शन। जी बिकवाली की सलाह है और बेचना है बंधन बैंक को, तो एक पुट ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को बनाएंगे। 240 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है अभी 4 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इस पुट ऑप्शन को खरीदने की राय है। 2 रुपए 75 पैसे पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 7 रुपए तक का टारगेट होगा। तो बंधन बैंक मीडियम टर्म चार्ट पे एक अंडर परफॉर्मर रहा है और रिसेंटली हमने देखा है 15 दिसंबर से कि यहाँ पे शॉर्ट्स डेवलप होना शुरू हो चुके हैं डेटा में। तो मुझे लगता है कि आज का जो ब्रेकडाउन है उसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है एक पुट ऑप्शन के थ्रू। पुट ऑप्शन लीजिए बंधन बैंक का। आज के ब्रेकडाउन के मद्देनजर ये एक मंदी का ट्रेड लेने की सलाह। 240 का पुट आप ले जो करीब 4 रुपए 40 पैसे के आसपास है, टारगेट रहेगा 7 का यहाँ पर। अब बारी F&O सुपरस्टार की, पालविया साहब। अब शॉर्ट का ही ट्रेड यहाँ पे आ रहा है सामने और उसमें हमें लगता है एशियन पेंट पे यहाँ पे देखना चाहिए। जिस तरीके की वीकनेस यहाँ पे एशियन पेंट में बनी, स्टॉक अब 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे सस्टेन सेलिंग उस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे आते हुए दिख रही है। स्टॉक अपने प्रीवियस जो मल्टीपल सपोर्ट एरिया उसको भी चैलेंज करते हुए दिख रहा है। तो एशियन पेंट पे यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक हुआ है ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है डाउनफॉल, और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 2975 तक की डाउन साइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 3070 के आसपास। ओके, यहाँ पे आप देखें आज का एशियन पेंट्स सेल है और वाकई एशियन पेंट्स में गजब की वीकनेस है। जब क्रूड थोड़ा रिट्रेस हो रहा था, मतलब काफी नीचे था 75 की डायरेक्टरी में, उस वक्त भी एशियन पेंट्स नहीं चला। कविता जी आपका चार्ट का चमत्कार। सो
कैश काउंटर में अगर आप देखें तो पेपर स्टॉक्स में एक अच्छे मूव बने हुए हैं, जहां जेके पेपर एंड पदामजी लुकिंग गुड्स। जेके पेपर आई बिलीव 434 नीचे में डिक्लाइन अप टू दैट एक स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 428 का। सो इट्स अ बाय कॉल ऑन जेके पेपर। 428 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है स्ट्रेंथ 444 450 के लेवल्स तक ये जाता हुआ बन सकता है। सो 428 के स्टॉप लॉस के साथ जेके पेपर पर बाय करें। पेपर एक बाय कॉल 3% ऊपर है ट्रेड। ये है फिलहाल चार्ट का चमत्कार, जहां पर क्लियरली अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट में मंदी, लेकिन जेके पेपर और बाकी पेपर कंपनी में अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो एक बाय साइड का कॉल आता हुआ। अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। नरेंद्र सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग हर्षिता। आज जो कंपनी लेकर आए हैं वो इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में है। कंपनी का नाम है एनआरबी बेयरिंग्स लिमिटेड और कंपनी सारे ऑटोमोबाइल्स, पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी भी प्रकार की बेयरिंग सॉल्यूशंस हो वो प्रोवाइड करती है। और अगर कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो 200 करोड़ का कैपेक्स कंपनी ने प्लान किया है जो इम्प्लीमेंट होगा नेक्स्ट 2 इयर्स में। और इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया एज अ ग्लोबल बेयरिंग मार्केट में सिर्फ 4% ही मार्केट शेयर रखता है, तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ग्रोथ करने की ग्लोबली। और हमारा इस कंपनी में टारगेट है 190 रुपीज का। जी, एनआरबी बेयरिंग्स आपका बाय कॉल है, याद रखिएगा 156.45 पे। एक बार जरा प्लीज आप स्टैट्स लेके आइए सारे के सारे जो हमने अगर आप देखिए ट्रेड्स लिए हैं। शुभम अग्रवाल जी से अगर आप देखें, आज हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत मतलब 4 का चौका की शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन अगर आप देखें जो उन्होंने पिक किया था बंधन बैंक का दिसंबर का पुट ऑप्शन। बैंक्स में जहां पे मंदी खेलनी है वो है बंधन बैंक। 5 रुपए की पुट ट्रेड करती हुई, स्टॉप लॉस करीब 3 रुपए का, 7 रुपए का लक्ष्य है। उसके बाद राजेश पालू जी ने एक शॉर्ट कॉल ली थी एशियन पेंट्स पे, याद रखिएगा एशियन पेंट्स सेल था लगभग 2975 का टारगेट, 3070 का स्टॉप लॉस है। कविता जी ने आज जो पिक किया था वो था जेके पेपर। तो कैश के स्टॉक्स में आप देखें उन्होंने अपने आप को हाइड किया 438 पे, आप देखें यहाँ पे बाय किया और ये स्टार परफॉर्मर रहा है। आई मीन CY22 का, इसमें कोई राय नहीं है। और जो एनआरबी बेयरिंग्स था 157 पे आप देखें ट्रेड करता हुआ। इट्स बाय कॉल फ्रॉम नरेंद्र जी। अच्छा, एक बार निफ्टी लिखे आइए। जो सुबह की हमारी अप्रोच थी बिलो 290, देखिए बेस था पुट राइटर्स बिलो 390, अगर स्लिप हुआ तो शॉर्ट फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग ऑफ, जरा प्लीज बेस 2 लेके आइएगा। बेस 2 क्या था? बेस 2 की कैलकुलेशन 2 चीजों पर आधारित थी। 18,200 का पुट राइटर प्लस आपका, जैसे कि शुभम ने भी कहा था और मैंने कहा था, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो इंट्राडे लो रहा 18,225, एग्जैक्टली 18,220 की ट्रैजेक्टरी रही। याद रखिएगा 290 340 एंटायर डे, ये मंगलवार का दिन है, एंटायर डे इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट खुलेगी। ये दोनों लेवल्स हमेशा के लिए खुले रहेंगे। 340 के ऊपर ही स्ट्रेंथ रिज्यूम करेगी। हर्षदा, क्लियर यहाँ पर हमने देखा है बिकवाली के ट्रेड्स जो है वो मैग्नीफाई होते हुए वेरी क्विकली कंसिडरिंग हम इस प्रेशर को अक्रॉस द बोर्ड देख रहे हैं। आप देखिए भारतीय हो, ग्रासिम जैसे काउंटर्स हो, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स हो, आईटीसी जैसे स्टॉक्स हो, ये बिकवाली बस इंटेंसिफाई और मैग्नीफाई होती दिखाई दे रही है। मानस, इन दिग्गजों में कोई ऐसा ट्रेड जहां पर आपको लग रहा है एक फ्रेश शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है? एक बार प्लीज क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं पा रहा। कोई नया फ्रेश शॉर्ट निफ्टी में इस समय, निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स में? देखिए ऑटो में आई थिंक वीकनेस बढ़ सकती है। मारुति पे ध्यान दीजिए 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर यहाँ पर थोड़ी भी गिरावट बढ़ी और 84.75 के नीचे स्टॉक ट्रेड करने लगेगा तब बिल्कुल आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी और उस गिरावट में शायद हमें 82.50 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नजर रखेंगे, लेकिन 84.75 के नीचे शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर इन कुछ स्टॉक्स में, और अगर आप देखें जहां पे पेन है, और मेरे ख्याल से अरविंदो पे पुट किसी ने दी थी आज यहाँ पर, शुभम ने ना। औरो लिखे आइए आपकी स्क्रीन पे, औरो सिंक हुआ है 436 है डेलो। यस, मेरे स्क्रीन पे 1 मिनट चार्ट खुले हुए हैं डेली चार्ट्स पे, याद रखिएगा। और विंडो फार्मा का ये 436.65 का जो लो है ये इस साल का लो है। और जनाब यस, और फार्मा की अंडर परफॉर्मेंस देखिए हर्षदा, ये इसका हाई था आई मीन 30 अप्रैल को 1057, स्टॉक आधे से भी ज्यादा रह गया, वो कम रह गया। निफ्टी फार्मा ह्यूज लिक्विडेशन है इस पर।
वैसे कोई ऐसा पॉकेट नहीं है वीरू जहां पर दबाव नहीं देखने को मिला है। नॉर्मली कुछ कुछ आ जाते हैं सामने स्टॉक्स मार्केट को सहारा देने के लिए, लेकिन आज के दिन अगर आप देखेंगे वैसी कोई स्थिति नहीं देखने को मिली। एक्सिस बड़ी मुश्किल से पॉजिटिव टेरिटरी में है। अदानी एंटरप्राइजेज एक था जहां पर कुछ तेजी कायम थी, लेकिन अभी ये सिर्फ 0.5% ही ऊपर रह गया है। तो क्लियरली आपके ज्यादातर शहरों में हमने देखा है बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब यतिन को जोड़ लेते हैं जो आपको बताएंगे कि आज के स्टॉक्स ऑफ द डे कौन से, कहां पर खबरों का ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है। यतिन, गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए 3 स्टॉक्स जो आज वॉल्यूम बस्टर्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डाबर की, तो यहां सीएमसी आवाज की खबर पर मोहर लगी है। लगभग 2.25 करोड़ शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आपको ट्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं और 570 से 572 की रेंज में ये ट्रेड हुए हैं। 3% वीक डाबर। डील के बाद कोई बड़ा मूव यहां देखने को नहीं मिला, हालांकि वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं आपको F&O मार्केट में। दूसरा स्टॉक आज रेडार पे है वो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टॉक ऑलरेडी नए 52 वीक हाई पे है और आईआरबी इंफ्रा की बात करें तो इनकी बोर्ड बैठक होनी है जहां वो स्टॉक स्प्लिट कंसीडर करेंगे। तो ये स्टॉक स्प्लिट के अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ लगभग 2% की तेजी देखने को मिल रही है ऐसे मार्केट में। और आखिर में ड्रीम फोक्स, ये एक स्टॉक है जो आपको औसत से लगभग 3 गुना वॉल्यूम ज्यादा बता रहा है। और ड्रीम फोक्स की बात करें तो 2 यहां पहलू हैं। सबसे पहले अगर हम कहें तो कंपनी 52 वीक लो से एक बड़ा रिट्रेसमेंट आपको देता हुआ दिखाई पड़ रहा है और एयरलाइंस की जो पीएलएफ है यानी पैसेंजर लोड फैक्टर है वो प्री कोविड लेवल्स के पार चला गया। और अगर आपको पता है तो ड्रीम फोक्स जो है वो एयरपोर्ट पे लाउंज का एग्रीगेशन करती है, ट्रैफिक मैनेजमेंट करती है और जो है लाउंज को अपनी सर्विसेज देती है। तो कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर की अगर हम प्रॉक्सी की बात करें तो ये ड्रीम फोक्स में आपको थोड़ा बहुत इंपैक्ट दिख रहा है। स्टॉक लगभग डेज हाई पे 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट इस स्टॉक को नॉर्मली लोग ज्यादा ट्रैक नहीं करते, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने कोरिलेशन निकाला। क्लियरली अगर इतना ज्यादा केओस आपके एयरपोर्ट्स में है और आपको अगर 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है तो फिर लाउंज का आप मजा तो लेंगे ही। मैं भी सोच रहा हूँ क्रेडिट कार्ड बनवा ही लूंगा। नहीं, लाउंजेस के बाहर भी मुझे कोई T2 पे कह रहा था कि 10-15 लोगों की लाउंज लाइन लगी रहती है। It's not easy getting in। क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है आपकी टिपिकली प्रायोरिटी पास और दूसरे वगैरह एक्सेस होते हैं, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो आपको एक साल में 3-4 विजिट्स फ्री देती है लाउंजेस में। ये चीज ड्रीम फोक्स मैनेज करती है। और अगर हम एयरलाइंस की बात करें तो जैसे अर्शदा बता रही है 3-4 घंटे का वेटिंग टाइम है, पैसेंजर की आवाजाही बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स जो होते हैं वो लाउंज में जनरली आपको दिखते हैं। और ये एक ऐसा स्टॉक है, कल भी 6% ऊपर था, आज भी लगभग 4-5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो मेरे रेडार पे आया और शायद यही वजह से बाजार को ये स्टॉक पसंद आ रहा हो। 580 का आईपीओ के बाद हाई था, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है काफी करेक्ट हो चुका है दूसरे जो न्यू एज कंपनियों के साथ। जी बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे याद अच्छी तरीके से जिनकी लिस्टिंग थी, मैं मैनेजमेंट से बात कर रहा था। ठीक है, उड्डयन क्षेत्र का तो एडवांटेज है ही। दूसरी बात अभी रेलवे में एक्सपेंड कर रहे हैं और जब ट्रेवल एंड टूरिज्म है तो रेलवे के थ्रू भी होगा। रेलवे में वो कल्चर है लाउंजेस हो जाएगा। बदलाव आता है, रूम का होता था। हाँ, बदलाव आता है, हर जगह आता है बदलाव मेरे ख्याल से। अगर आप और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, क्योंकि मैं तो जाता नहीं हूँ वहां पे जाता, लेकिन है रेलवे भी इनके लिए अगर आप देखें आगे जाके एक बहुत क्रिटिकल चीज बनेगी। इंटरेस्टिंग तो है। मुझे याद है आईसीआईसीआई बैंक का एक ड्रैगन पास आता था जो ड्रीम फोक्स मैनेज करती थी, बट जब तक याद रहता है तब तक आपको लगता है कि ओहो फ्लाइट का टाइम आ रहा है। तो मैंने तो कभी नहीं यूज किया, लेकिन इट्स अ पॉइंट टू नोट। अच्छा, इसमें से गावा साहब ड्रीम फोक्स के चार्ट चेक देंगे 5% ऊपर, और जैसे यातिन मेंशन कर रहे हैं कल भी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। और जिस तरह से ये पैसेंजर लोड फैक्टर क्लियरली एविएशन कंपनियों के लिए बढ़ रहा है, जो हमने देखा है बड़ी तादाद में लोग अब ट्रैवल करते हुए वैसे भी दिखाई देंगे क्रिसमस न्यू ईयर के छुट्टियों के आसपास। चार्ट पर एक सिग्नल है क्या बाय का? बिल्कुल है। इनफैक्ट ये स्टॉक हमने मिड कैप मंत्रा में शायद मैनेजर्स मीटिंग में आए थे, तो ये ऑफकोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 380 के आसपास है ड्रीम फोक्स में। मुझे लगता है थोड़ा वक्त देना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम में जो चार्ट है उसके हिसाब से क्लियर कर लेगा 460 जोन, तो फिर जो लिस्टिंग प्राइस थी करीब 520 था, वहां तक जा सकता है। लगता है बेस बन रहा है और खेलने की जगह अच्छी है ड्रीम फोक्स की। हाँ, इतना है कि स्टॉक थोड़ा डीप होगा, हो सकता है एक्चुअली फ्रॉम अ डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू 375 का स्टॉप लगाए, लेकिन बहुत डीप है। एक्चुअली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो 410 का स्टॉप लॉस ठीक है ड्रीम फोक्स के लिए। मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए। 480 द फर्स्ट टारगेट लगाया। ड्रीम फॉक्स, डाबर और आईआरपी 3 स्टॉक का जिक्र किया था इनने। देखिए, हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में है और अंतिम पड़ाव में जाते जाते मैं आपको एक इंडेक्स का अपडेट देता हूं।
निफ्टी पे बात हमारी सुबह हुई थी बिलो 350 टू 90 वीकनेस, बेस 1 के नीचे वीकनेस, बेस 2 को हम रिविजिट करेंगे। अगर आपने शॉर्ट कॉल ली है दैट्स गुड, मैंने कुछ देर पहले समराइज कर दिया है। 225 अगर वॉलेट होता है सेकेंड टाइम 220, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप वॉल पे जाऊं मैं एक बार डायरेक्टर साहब प्लीज, अगर मैं निफ्टी बैंक की निफ्टी लेके आइएगा। 225 अगर वॉलेट होता है 18,225, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप 50 डेमा की ट्रेजेक्टरी, याद रखिएगा 50 डेमा प्लेस्ड है 18,157 पे। दूसरी चीज निफ्टी बैंक को देखिएगा, निफ्टी बैंक ने अभी तक कल का लो और परसों का लो नहीं तोड़ा है और अपना 20 डेमा भी नहीं तोड़ा है। वो वीकनेस आएगी 43,000 के आसपास। तो कुल मिला के वीकनेस इन निफ्टी एंड निफ्टी आई थी। बैंक निफ्टी वीक पड़ेगा सिर्फ 43,000 के नीचे ही। हर्षदा ओके, तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा और फिर ऑफ कोर्स देखेंगे कि मार्केट को संभालने के लिए कुछ आता है यानी। एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स देख लेते हैं, क्योंकि थोड़े से काउंटर्स थे जो पॉजिटिव टेरिटरी में थे, लेकिन अब क्या हुआ, डिक्लाइनिंग काउंटर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है। वो एक इंडिकेशन देगा कि कुछ रिवर्सल के संकेत है या नहीं। तो आप देखिएगा, अब रिलायंस जो करीब 12 पॉइंट का प्रेशर डाल रहा था, 20 पॉइंट 21 पॉइंट का प्रेशर, इन्फोसिस में बिकवाली बढ़ गई है, आईसीआईसीआई एचडीएफसी में बिकवाली बढ़ती हुई, एक्सिस, अदानी एंटरप्राइजेस, अल्ट्राटेक, ज्यादा कुछ है नहीं इनके हाथ में। आज क्लियरली मंदी के हाथ में ही मार्केट फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी जानकारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आगे आपके लिए लेकर आएंगे 10 के दमदार ट्रेड्स, मार्केट ब्रेथ बेहद नेगेटिव और ऐसे में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए और खास तौर से 2023 का साल आपके लिए क्या लेकर आएगा, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। हीलियस कैपिटल के दरअसल दिनशा ईरानी हमारा साथ देने वाले हैं और साथ ही साथ ट्रेड बुल्स के सचिंद्रन उत्तेकर को भी जोड़ेंगे कार्यक्रम में आगे।